गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मेरे को रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट 2 क्लास जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की है, जिसमें हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को जो है वो क्लियर किया है, ठीक है। और कुछ उसके बेसिस पे छोटा छोटा क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो आज हम लोग देखो ये वाले पीडीएफ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा वो कंसेप्ट जो भी हम लोगों ने सीखा है उस बेसिस पे काम आएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि मेसर्स Sujata receives 2 bills from Messrs Aruna dated 1st of Jan 2020 for 2 months। तो सुजाता ने रिसीव किया है 2 बिल अरुणा से, जो कि 1 Jan 2020 को 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कौन किस पे बिल्स ड्रॉ किया है, ठीक है। तो देखो अरुणा को क्या है, अरुणा से बिल मिला है, ठीक है। तो मेसर सुजाता रिसीव्स 2 बिल्स, तो इसका मतलब जो है बिल्स जो है वो अरुणा से मिला है, तो फिर बिल ड्रॉ किसने किया होगा, सुजाता ने, ठीक है। सुजाता ने बिल ड्रॉ किया है। अब देखो क्या बोल रहा है, द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड द सेकेंड बिल 15,000, ठीक है। तो अरुणा ने एक बिल जो दिया है वो 10,200 का है, दूसरा है 15,000। द सेकेंड बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, ठीक है। तो जो सेकेंड बिल है यानी 15,000 वाला बिल है, ये एंडोर्स किया गया था मिस्टर श्री को ऑन 3rd Jan 2020 एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंकर फॉर 10,000। और फर्स्ट वाला बिल बैंक में ले जाके डिस्काउंट करवाया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना, हमें सारे टॉपिक मिक्स्ड अप करके दे सकता है, इसीलिए मैंने पहले जो है छोटे छोटे पार्ट में इस चीज को सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके का कंडीशन हुआ है बिल का। एक बिल जो है वो एंडोर्स हुआ है और एक बिल जो है वो बैंक में डिस्काउंट करवाया गया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजाता, लेकिन हमें सिर्फ सुजाता की बुक्स में एंट्री करने बोला है, ठीक है। तो देखो कैसे एंट्री होगा, पहले हम तुम लोग को दिखा देते हैं कैसे करके लिखना है। ऐसे लिखना पड़ेगा, in the books of सुजाता। और हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, तो इसके नीचे ऐसे लिख दो, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो बनता है, डेबिट क्रेडिट। एक हम पूरा लिख के दिखा दे रहे हैं, मतलब फॉर्मेट, ठीक है। आगे से हम क्या करेंगे, मतलब इतना चीज लिखने से तो टाइम जाता है ना, तो हम ये सारी चीजों को स्किप कर देंगे, लेकिन एक हम दिखा दे रहे हैं प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोगों को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली जो है हमें लिखना चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री बोलेगा तो ये सब तो कॉलम बनना ही चाहिए। तो ये हम एक लिख के दिखा दे रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, ये भी लिखना जरूरी होता है, अगर नाम नहीं रहता है तो डॉट 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 दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा, तो देखो एंट्री कैसे होगा। तो बोल रहा है कि सुजाता ने बिल्स जो है रिसीव किया है, ठीक है। तो बिल्स उसके पास आया, तो बिल्स आने का मतलब है उसके पास एसेट आया। देखो ये कौन है, ये है अरुणा, ठीक है। और ये कौन है, सुजाता। तो अरुणा ने सुजाता को क्या दिया, बिल्स दिया, ठीक है। तो फिर सुजाता क्या एंट्री करेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके पास आ रहा है बिल, ठीक है। तो फिर उसको एंट्री करना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला एंट्री हो जाएगा। डेट कौन सा है, देखो कब दिया है, बोल रहा है 1/1/20 को, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/1/20। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरुणा। कितने का बिल है, 2 बिल लिया गया है, एक है 10,200, एक 15,000, तो दोनों मिला के 25,200। तो हम एक ही साथ एंट्री कर रहे हैं, 2 बार भी एंट्री किया जा सकता है, लेकिन 2 बार करेंगे तो उसमें हमारा टाइम जाएगा, ठीक है। और कंबाइन एंट्री तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पर नैरेशन लिखना जरूरी होता है, देखो जब भी हमें जर्नल एंट्री का क्वेश्चन होता है नैरेशन लिखना जरूरी है।
अगर क्वेश्चन बोल दे रहा है कि नरेशन लिखना नहीं है तब नहीं लिखो, तब जरूरत नहीं है लिखने का, नहीं तो जर्नल का मतलब नरेशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। बीइंग टू बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, ठीक है, ये एंट्री हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगा देखो, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है द सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ श्री ऑन 3rd Jan एंड द फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000। इमीडिएटली मतलब ऑन दैट मोमेंट, यानी कि पहले फर्स्ट बिल बैंकर के पास जाके जो है डिस्काउंट करवाया गया, और उसके बाद 3rd Jan को, मतलब ये इंसिडेंट 1st Jan को हुआ होगा। इमीडिएटली मतलब बिल मिलने साथ ये बैंक में चले गए और जाके बैंक में चले गई और जाके इन्होंने क्या किया है, डिस्काउंट करवा लिया। मतलब पहले डिस्काउंट वाला एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि वो 1st Jan को आ रहा है, ठीक है। तो 1st Jan का एंट्री पहले होगा और 3rd Jan का एंट्री 1st Jan के बाद होगा। तो 3rd Jan में जो बिल का इंडोर्समेंट हुआ है उसका भी एंट्री करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री डेट वाइज होता है। तो पहले 1st Jan का डिस्कशन, उसके बाद 3rd Jan का होगा, ठीक है। अब बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या था, बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवाने का मतलब था कि हम लोग बैंक में अपना बिल्स दे देंगे, बदले में बैंक वाला हम कुछ चार्जेस काट के हमें पैसा दे देता है, ठीक है। अगर हमें इमीडिएट पैसे का जरूरत है तो हम लोग बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो जो पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना पैसा मिला, बोल रहा है कि एंड द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000। तो देखो फर्स्ट बिल 10,200 का था, तो बैंक ने 10,000 दिया। इस लाइन का मतलब है कि बैंक ने 10,000 दिया डिस्काउंट करने के बाद। तो कितना डिस्काउंट किया, 10,200 का बिल था, बैंक ने 10,000 दिया, तो कितना डिस्काउंट किया, बोलो कितना डिस्काउंट किया, 200। 200, ठीक है। बैंक ने 200 का डिस्काउंट किया, तो बैंक से हमें कितना मिला, 10,000। डिस्काउंट को क्या लिखेंगे, डिस्काउंट डेबिट 200 टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल्स हमारे पास से चला जाएगा, 10,200 being the bill receivable discounted with the bank and डिस्काउंट विद द बैंक एट ए चार्ज, ऐसे लिख दो, एट ए चार्ज ऑफ ₹200, ठीक है। बैंक वालों ने 200 रुपीज ले लिया हम लोगों से, बदले में हमें तुरंत जो है 10,000 दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या एंट्री होगा, नेक्स्ट एंट्री होगा 3rd Jan 2020 को, ठीक है। 3rd Jan को क्या एंट्री होगा, 3rd Jan को जो एंट्री होगा वो एंडोर्समेंट का होगा। तो सुजाता ने जो पहले सेकंड बिल था वो मिस्टर श्री को एंडोर्स कर दिया। तो इसमें क्या होगा, उसके पास से पहला बात है बिल चला जाएगा, बिल चले जाने से हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, कितने का बिल चला जाएगा, सेकंड बिल जितने का था 15,000 का था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 15,000। तो डेबिट किसको करेंगे, बिल तो चला गया, जब हम किसी को एंडोर्स करें बिल चला गया, और किसी को एंडोर्स इसीलिए किया जाता है ताकि उसके लिए हमारा जो लाइबिलिटी है वो पे ऑफ हो जाए। तो मिस्टर श्री, ऑब्वियसली उनको हमसे पैसा मिलने वाला था, तभी तो हम लोगों ने उनको बिल्स थमा दिया, ठीक है। तो वो हमारे क्रेडिटर रहे होंगे, तो अभी वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिटर जो था। तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है जब बुक्स में एंट्री होता है, और जब कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो मिस्टर श्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इसको नरेशन लिखना होगा, बीइंग द बिल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, ठीक है।
तो इस तरीके से एंट्री होगा, ठीक है। तो ऐसा मिक्स्ड अप क्वेश्चन ही हमें देगा, एकदम सीधा सीधा जैसे मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाया है वैसा नहीं देता है डायरेक्टली, ठीक है। मिक्स्ड अप क्वेश्चन देगा, इससे भी थोड़ा अलग टाइप देता है, ठीक है। ये तो जस्ट अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, आगे आगे देखो थोड़ा सा और भी हमें डिफिकल्टीज मिलेगा। डिफिकल्टीज इन द सेंस क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, ये वाला तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलास्ट्रेशन 2, इसमें क्या बोला है? बोला है विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर 1,06,000, ठीक है। विजय ने प्रीतम को गुड्स बेचा है 1 सितंबर 2019 को 1,06,000 पे। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3 मंथ्स बिल, ठीक है। और प्रीतम ने शायद रिक्वेस्ट किया होगा कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट पीरियड दे दो। तो क्या हुआ है, प्रीतम के ऊपर विजय ने बिल्स ड्रॉ किया है, प्रीतम ने वो एक्सेप्ट भी किया 3 मंथ्स का बिल, मतलब ये 1,06,000 वो 3 मंथ्स बाद जो है विजय को पे करेगा। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। जब ड्यू डेट आया, अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर बिल का ड्रॉ हुआ है 1 सितंबर और वो भी 3 मंथ्स के लिए, तो ड्यू डेट कौन सा होगा? बोलो, सिखाया है मैंने, बोलो ड्यू डेट कौन सा होगा? बोलो। 3 मंथ्स बाद ड्यू डेट कौन सा होगा? इसमें इससे तुम लोग 3 मंथ्स काउंट नहीं कर पाओगे। अरे कुछ तो बोलो, इतना सारा चीज पढ़ाया। मैम 4th December। 4th ডিসেম্বর ওটা হয়ে যাবে আমাদের ম্যাচুরিটি ডেট। ডিউ ডেট কোনটা হবে? ঠিকই বলছো, বাট 4th হবে না। ওটা तो 3 दिन ग्रेस ऐड করেছো, 3 दिन ग्रेस ऐड करने से वो हम लोग का हो जाता है मैच्योरिटी डेट, है ना। बोलो, इतना सारा एग्जाम्पल मैंने करवाया। अरे 3 दिन ग्रेस हटा दो तो ही तो हो जाएगा। मैम 1st December। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, तो अगर ड्यू डेट हमें पता करना है तो वो नॉर्मली होता है, देखो ड्यू डेट का मतलब होता है यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा मेरा 1 दिसंबर, ठीक है। मतलब ये देखो 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर से, ये तो मैंने सिखाया, ये तो बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन था। ये क्या बोले तुम लोग, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो नहीं पता मुझे। तो ये देखो 1 दिसंबर, अगर इसमें हम लोग 3 दिन ग्रेस ऐड कर लेंगे, जो 4 दिसंबर है, इसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है ना, देखो कभी भी क्वेश्चन में ना हम लोग को, तुम लोग कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन कहीं से भी ले लो, ठीक है, कहीं से भी ले लो, लाइक क्लास 11 का क्वेश्चन ले लो, कुछ भी ले लो, तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां पर लिखा हुआ रहेगा मैच्योरिटी डेट, ठीक है। हर जगह पे लिखा हुआ रहेगा ड्यू डेट, ड्यू डेट, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में ड्यू डेट का मतलब ही हमें मैच्योरिटी डेट मान के ही चलना है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट दोनों चीज का अलग होता है। ड्यू डेट का मतलब ऐसा, और मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है जब हम लोग ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस ऐड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, ठीक है। 3 डेज ग्रेस, ये मैंने तुम लोग को सिखाया, इस पे मैंने काफी सारा कैलकुलेशन भी करवाया था, मैंने एक क्लास इसमें पूरा दिया है, ठीक है। अब तुम लोग को रेडी करना चाहिए। ये देखो, तो ये हो गया मेरा मैच्योरिटी डेट। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में ना ड्यू डेट बोलने का मतलब होगा मैच्योरिटी डेट को ही यूज करना है, मतलब आंसर जो है वो हमें 4 दिसंबर के बेसिस पे ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें मैच्योरिटी डेट नहीं बोलता है। वही हम बोल रहे थे कि तुम लोग कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन लेके देखोगे, हर जगह पे लैंग्वेज ड्यू डेट ही यूज हुआ है। तो क्या यहाँ पर ड्यू डेट का मतलब हम लोग हमेशा मैच्योरिटी डेट मानेंगे? हाँ, हम लोग हमेशा ड्यू डेट का मतलब यहाँ पर मैच्योरिटी डेट ही मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट नहीं बोलता है, लैंग्वेज यूज नहीं होता है। और क्वेश्चन में ड्यू डेट का मतलब वही ग्रेस के साथ वाला जो डेट है वही बताया जाता है। लेकिन अगर टेक्निकली
में देखा जाए तो ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट थोड़ा अलग है ना। ड्यू डेट में ग्रेस पीरियड ऐड होने पे वो मैच्योरिटी डेट आता है, बट लैंग्वेज ऐसा यूज नहीं होता है। तो ड्यू डेट का मतलब ही मान के चलो कि ग्रेस ऐड करके ही हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखो। तो कहीं पर भी ड्यू डेट बोलेगा तो तुम लोग ग्रेस ऐड करके ही करना, लेकिन तुम लोग को मैंने कंसेप्ट बताया है कि ड्यू डेट जो है वो कभी भी ग्रेस ऐड करके नहीं होता है, ग्रेस ऐड करके मैच्योरिटी डेट ही होता है। लेकिन क्वेश्चन में ड्यू डेट ही बोलेगा, जो कि तुम लोग को मैच्योरिटी डेट मान के ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज मैच्योरिटी डेट कम यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है कि एक्सेप्ट 3 months बिल ऑन ड्यू डेट, प्रीतम रिक्वेस्ट दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। बोल रहा है प्रीतम ने रिक्वेस्ट क्या किया कि ये बिल को रिन्यू कर दो और फ्रेशली 2 months के लिए, आगे जाके 2 months के लिए फ्रेशली इसे रिन्यू कर दो, ठीक है। मतलब वो शायद पैसा नहीं दे पा रहे इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। अब देखते हैं विजय ने उनका रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट किया कि नहीं। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम वाज इमीडिएटली इन कैश। विजय ने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस बिल को कैंसिल कर देंगे और नया जो है बिल को 2 months के लिए आगे जो है उसे रिन्यू कर देंगे। लेकिन विजय ने बोला कि मुझे इंटरेस्ट दे दो 9% पर एनम, इमीडिएटली कैश में दे दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट देखो कैलकुलेट ऐसे होना चाहिए, जो बिल का अमाउंट है, ठीक है, ये नहीं दे पा रहे हैं तो आगे जाके रिन्यू कितने दिन का हो रहा है। देखो 1,06,000 जो बिल का अमाउंट है उस पे 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन 9% तो पर एनम है, पर एनम का मतलब ईयरली। गुड इवनिंग श्रेया। गुड इवनिंग मैम। देखो पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम का मतलब ईयरली होता है, लेकिन हमें पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुम लोग बोलो। एक बिल पहले 3 months का था, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, कैंसिल करना पड़ा क्योंकि जो जिनको पे करना था उनको शायद कोई इश्यूज होगा। उन्होंने अपने ड्रॉयर यानी विजय को रिक्वेस्ट किया कि मेरे बिल को आगे जाके रिन्यू कर दो, ठीक है, रिन्यू कर दिया 2 months के लिए। तो बोलो इस पे इंटरेस्ट कितने दिन का वो मांग सकता है, मतलब विजय इंटरेस्ट कितने दिन का चार्ज करेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज करेगा, जितना उसका जितने टाइम पीरियड का लॉस होगा, उसका लॉस कौन से पीरियड का होगा उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 3 months के बाद तो पैसा वैसे भी मिलना था, नहीं मिला तो आगे 2 months रिन्यू हो गया, तो उसका लॉस जितने टाइम का होगा उतने पे ही वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बोलो कितने टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बोलो। मैम 2 months। हाँ 2 months, ये सब तो बेसिक चीज है, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो मुझे नहीं पता। देखो मैंने ये सारा चीजें करवाया है तुम लोग को। ये देखो अगर हम लोग बिल को रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पर तो बिल को रिन्यू कर रहे हैं, तो अब देखो ये यहाँ पर दिखाने का भी जरूरत नहीं, हम नॉर्मल सा बात कर रहे हैं। मुझे किसी से 3 months बाद पैसा मिलने वाला, तो वो मुझे और भी 2 months डिले करके पैसा पेमेंट करने वाला है। तो फिर मेरा पैसा कितने टाइम पीरियड के बाद मिल रहा है? मुझे मिलना चाहिए था 3 months बाद, मुझे मिल रहा है उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो मैंने उसको और भी एक्स्ट्रा 2 months का टाइम दिया, तो उस एक्स्ट्रा पीरियड के लिए इंटरेस्ट लेना चाहिए। 3 months के लिए इंटरेस्ट क्यों लेंगे? वो पीरियड तो ऐसे ही पहले ही बोला हुआ था कि 3 months बाद। तो अब कोई बोलेगा और भी कैंसिल करके रिन्यू करो, तो जितने टाइम पीरियड के लिए आगे रिन्यू हुआ उतने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखवाया हुआ होगा लेकिन अभी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके 2 months के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। टू दिस प्रीतम वाज एग्रीबल, तो अब प्रीतम बोला ठीक है मुझे कोई इश्यूज नहीं है, हम 2 months का इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा? इमीडिएटली इन कैश। सेकेंड बिल वाज मेड ऑन ड्यू डेट। सेकेंड बिल मतलब जो नया बिल रिन्यू हुआ उसको बोल रहा है कि ड्यू डेट पे वो मेट हुआ। मेट का मतलब उनको पेमेंट करना था तो उन्होंने पेमेंट कर दिया, इस बार उन्होंने पेमेंट कर दिया। सेकेंड बिल जो है वो वाज मेड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। मतलब सेकेंड बार जो रिन्यू हुआ उस पे जो भी पेमेंट था वो उन्होंने क्लियरली कर दिया है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। विजय और प्रीतम दोनों के बुक्स में हमें एंट्री करके दिखाना है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर लिखना पड़ेगा ऐसे, इन द बुक्स ऑफ विजय और इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। इन द बुक्स ऑफ विजय और इन द बुक्स ऑफ प्रीतम।
तो ये हो गया इन द बुक्स ऑफ विजय। ठीक है, हम दोनों को ऐसे साइड बाय साइड कर रहे हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तुम लोग भी कर सकते हो, अगर जगह नहीं है तो फिर नीचे नीचे करो। इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। ठीक है, अब यहाँ पर हम और उतना फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, जर्नल, सॉरी डेटर, क्रेडिटर उतना नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है, उतना फॉर्मेट वाइज अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो देखो 1 सितंबर में सबसे पहले विजय ने गुड सोल्ड किया, तो 1 सितंबर का एंट्री क्या होना चाहिए? 1 सितंबर ईयर कौन सा है? 2019। तो बोलो एंट्री क्या होगा सेल का? बोलो एंट्री क्या होगा, बोलो। Debtors account debit to sales. डेटर्स टू सेल, लेकिन डेटर का तो नाम है, डेटर का नाम बोलो। Ma'am Pritam. Pritam, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,06,000। यहाँ पर हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। विजय। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ? सेल परचेज के बाद इमीडिएटली बिल्स ड्रॉ का बात हुआ, तो इमीडिएटली यानी डेट यही वाला रखना है। बिल्स ड्रॉ होगा, बिल्स ड्रॉ कौन करता है? जो सेल करेगा, तो इसके पास आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री ऐसे होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। ठीक है, जब बिल्स ड्रॉ होता है तो डेटर हट जाता है, क्योंकि देखो डेटर ही बिल्स रिसीवेबल में ट्रांसफर होता है। तो इसका लॉजिक भी मैंने बताया था, बैलेंस शीट में हम प्रीतम नाम का डेटर भी रखेंगे और उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किए हैं वो भी लिखेंगे, ऐसा तो पॉसिबिलिटीज नहीं होता है। इसीलिए जब डेटर बिल्स ड्रॉ करने बोलता है तो डेटर कन्वर्ट होता है बिल्स रिसीवेबल में, इसीलिए डेटर को हम लोग कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल डेबिट। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये इसके लिए एसेट है। ठीक है, विजय के लिए तो पहले एसेट प्रीतम था यानी डेटर था, अब डेटर से एसेट बिल्स रिसीवेबल बन गया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। बी बिल्स ड्रॉन फॉर 3 months। अच्छा, अब इन्होंने बिल ड्रॉ किया है तो दूसरे ने बिल एक्सेप्ट भी किया है, तो इसके यहाँ पर क्या एंट्री होगा? यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, इनके पास लाइबिलिटी आएगा। हाँ बोलो क्या एंट्री होगा? विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स। विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, इनके पास लाइबिलिटी आ गया बिल्स पेबल, और विजय जो क्रेडिटर था वो कैंसिल। जैसे सेम नाम पे बैलेंस शीट पे ये जो मतलब प्रीतम है वो अपने बुक्स में प्रीतम को एज ए क्रेडिटर रखेंगे 1,06,000 के लिए, और सेम उन्हीं के लिए बीपी बना लेंगे 1,06,000। ऐसा तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर प्रीतम जो है बीपी मतलब प्रीतम जो क्रेडिटर है वो अगर बीपी में ट्रांसफर होगा, सॉरी प्रीतम नहीं, यहाँ पर विजय। ठीक है, मैंने गलत नाम लिख दिया, विजय। ठीक है, विजय क्रेडिटर है प्रीतम का, तो विजय क्रेडिटर भी है, विजय के नाम का बीपी है, बीपी भी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो विजय कैंसिल हो जाता है, तो परचेज टू बिल्स पेबल। ठीक है, ये सब मैंने बताया है, एक बार फिर से बता देते क्योंकि तुम लोग काफी चुप चुप हो, ज्यादा आंसर नहीं दे रहे हो, तो हम बता दे रहे। ठीक है, बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। 3 months के लिए बिल एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जब ड्यू डेट आ रहा है, अब जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली ड्यू डेट का मतलब तो मैंने तुम लोग को समझाया है
बट ड्यू डेट बोलने से भी क्वेश्चन में हमें उसको मैच्योरिटी डेट के साथ ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी डेट कौन सा आ जाएगा, 3 मंथ्स का बिल था। अब 3 मंथ्स कैसे कैलकुलेट होता है अभी दिखाया था मैंने, सितंबर टू अक्टूबर, 1 सितंबर टू 1 अक्टूबर 1 मंथ, 1 अक्टूबर टू 1 नवंबर 2 मंथ्स, 1 नवंबर से 1 दिसंबर हो गया 3 मंथ्स, और 1 दिसंबर में 3 दिन ग्रेस ऐड करने से होता है 4 दिसंबर। ठीक है, तो 4 दिसंबर 2019, ठीक है, इस दिन को क्या हुआ, इस दिन को एक्चुअली प्रीतम को पेमेंट करना था, लेकिन उसने आके रिक्वेस्ट किया विजय को कि मेरा ये बिल को रिन्यू कर दो। इसका मतलब वो पैसा नहीं दे पाएगा, कितने दिन के लिए, 2 मंथ्स के लिए। तो जैसे ही बिल रिन्यू का बात होता है, ओल्ड बिल को करना पड़ता है ऑलवेज कैंसिल। ठीक है, पुराने बिल का कोई वैलिडेशन नहीं होता। जैसे मतलब ये तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, तो इसका पेमेंट अगर नहीं मिला और ये अगर रिन्यू होने वाला है तो इसको कैंसिल कर देना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे अगर कोई मान लो अपना पेमेंट क्लियर कर देता है, जैसे मान लो कहीं पर अगर हम लोग धार बाकी में कुछ लेते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम लोग पेमेंट करते हैं बोलते हैं ना कि भाई ये काट दीजिए आप मेरा नाम यहाँ पर जो आपने दर्ज किया था कि मुझसे इतना पैसा मिलेगा, मैंने तो दे दिया, तो मुझे मेरा रिसिप्ट दे दीजिए कि मैंने पैसा दिया है। तो वैसे ही अगर बिल कैंसिल होता है तो फिर उसका एंट्री होना चाहिए। ठीक है, ये बात मैंने बताया था कि अगर रिन्यू होता है तो बिल कैंसिलेशन का एंट्री जरूर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है कि नहीं देखते हैं, हम दिखा देते हैं। देखो, ये देखो यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल एंड ये देखो कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल बिल, जब भी रिन्यू ऑफ बिल होता है हमें सबसे पहले कैंसिल करना पड़ता है ओरिजिनल बिल को, और उसके बाद ड्रॉ कर देते हैं फ्रेश बिल, जितने टाइम पीरियड के लिए करना होता है ओरिजिनल बिल या ओल्ड बिल को। तो ओरिजिनल बिल का कैंसिलेशन कैसे होगा, तो बिल्स जब है अपने पास तो बिल्स रिसीवेबल, अगर कैंसिल होगा तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, एसेट चला जाएगा, तो ऐसे बिल्स रिसीवेबल 1,06,000 ये क्रेडिट हो गया। तो डेबिट किसको किया जाएगा, देखो हम लोग का नॉर्मली यहाँ पर एंट्री क्या हुआ, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो प्रीतम टू सेल, बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम, प्रीतम और प्रीतम कैंसिल, तो हम लोगों ने क्या किया था, बिल्स रिसीवेबल टू सेल लिखा था। अब अगर हम लोग बिल्स रिसीवेबल को भी कैंसिल कर रहे हैं तो बचता है क्रेडिट में सेल, तो डेबिट में क्या आएगा, फिर से हम लोग प्रीतम को डेबिट करेंगे। देखो अगर ये पेमेंट हमें मिल जाता ना तो हम लोग क्या एंट्री करते पता है, सीधा सीधा ये एंट्री कर देते कि पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट में मिला, बिल्स रिसीवेबल। जैसे डेटर से पैसा मिलता है तो क्या करते हैं, बैंक टू डेटर कर देते हैं या कैश टू डेटर, वैसे ही ये बैंक टू बीआर हो जाता है। लेकिन पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो पैसा नहीं मिल रहा है, बदले में हमें प्रीतम को फिर से डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो अपना बिल्स को कैंसिल कर रहा है, तो बिल कैंसिल कर देंगे। जैसे डेटर को बिल बनाया था, बिल को डेटर बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रीतम, प्रीतम अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1,06,000 being old bill cancelled। अच्छा, फिर यहां पर इनका क्या एंट्री होगा, तो इनका भी बीपी कैंसिल होगा। ठीक है, इनका भी बीपी जो है वो कैंसिल होगा। बीपी जो कैंसिल होगा क्या एंट्री होगा, बीपी जब है तो वो क्रेडिट है क्योंकि वो लाइबिलिटी है, जब कैंसिल होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय। ठीक है, विजय लिखना पड़ेगा। देखो अगर पेमेंट कर देता तो बीपी टू कैश या बैंक करता, ठीक है, अब पेमेंट नहीं कर रहा है तो फिर से विजय क्रेडिटर बनेगा। क्या विजय को हम लोग क्रेडिटर से हटा दिए थे, हाँ बिल्कुल हटा के उसको बीपी बनाए थे, लेकिन अगर हम लोग उस बीपी का पेमेंट क्लियर नहीं कर पा रहे तो फिर से मुझे ये बुक करना पड़ेगा कि मुझे विजय को 1,06,000 देना है। ठीक है, ये बुक कौन कर रहा है, प्रीतम बुक कर रहा है। इस एंट्री का मतलब है मेरा लाइबिलिटी कैंसिल तो हुआ लेकिन मैंने पेमेंट तो कुछ नहीं किया, तो मेरा क्रेडिटर फिर से क्रेडिटर बन गया। ठीक है, तो इसीलिए टू विजय हो जाएगा। बीइंग कैंसिलेशन ड्यू टू रिन्यू, रिन्यू के वजह से ओल्ड बिल जो है कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बोला है कि बिल को रिन्यू कर दो। ठीक है, नेक्स्ट बोला है ये बिल को रिन्यू कर देना है, तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन रिन्यू करने के पहले विजय ने कंडीशन रखा है कि 9% इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे इमीडिएटली पे कर दो। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगा, 4 दिसंबर को ही हम लोग डेट रखेंगे एंट्री का, 4 दिसंबर 19। ठीक है, अच्छा
तो अगर इंटरेस्ट लिया जाएगा, लेगा कौन? विजय ऑब्वियसली, और देगा कौन? प्रीतम। तो अगर हम लोग ड्यू एंट्री करते हैं, ड्यू एंट्री का एक मतलब होता है, पेड एंट्री अलग होता है। ड्यू मतलब मुझे अगर किसी से पैसा मिलने वाला है तो उसको हम बोलते हैं ड्यू एंट्री, मतलब मिला नहीं है, मिलने वाला है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो जिसके लिए इनकम, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो ये हो जाएगा टू इंटरेस्ट, ठीक है, टू इंटरेस्ट। और मिलेगा किससे? उसको डेबिट करेंगे, जैसे डेटर से पैसा मिलता है तो डेटर को डेबिट करते हैं, तो यहां पर भी तो प्रीतम से पैसा मिलेगा तो प्रीतम को डेबिट करेंगे। तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहां पर नरेशन हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट at the rate of 9% per annum on 1,06,000 due for 2 months for renewed. Being interest at the rate of 9% per annum on 1,06,000 due for 2 months for renewed, ठीक है। अच्छा, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट होगा हम यहीं पर करके दिखा देते हैं। 1,06,000 के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन हमें बताता है 9%, और कितने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जितने दिन का रिसीवेबल में लॉस है, ठीक है। तो देखो 3 मंथ्स बाद पैसा मिलने वाला था, अब ये पैसा अगले 2 महीने बाद मिलेगा, यानी 2 मंथ्स का जो है वो लॉस होगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 12 क्यों होता है? जब हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि ये 9% पर एनम में डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं तो पर मंथ का मिलता है। ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है, इसको डिवाइडेड बाई 12 करने से पर मंथ का इंटरेस्ट मिलता है। इसमें 2 मंथ्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। 1,06,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 1590, ठीक है। ये मैंने ड्यू एंट्री किया है, ठीक है, ड्यू एंट्री कि प्रीतम से इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रीतम क्या एंट्री करेगा कि मुझे विजय को इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट तो सेम ही होगा, तो यही वाला कैलकुलेशन देख देख के लिख देते हैं। अब ये क्या एंट्री करेगा? इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट 1590 टू क्या हो जाएगा? विजय, ठीक है। विजय को जो है ये इंटरेस्ट वो पे करेगा, तो यहां पर हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम ऑन ₹1,06,000 ड्यू टू विजय फॉर 2 months फॉर renewed, ठीक है। नरेशन तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज करके लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है बोल के ऐसा ही लिखना, ऐसा बात नहीं। बस नरेशन का मतलब क्या होता है, जो एंट्री किए हैं वो क्यों किए वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ड्यू एंट्री, और हमें बोला था इमीडिएटली पे करना है तो पे भी कर देंगे। 4 दिसंबर 19 को ही पे करना पड़ेगा। एक जन की तरफ से पेमेंट, एक जन को रिसीव, तो इनको तो रिसीव होगा। तो ये क्या एंट्री करेंगे? देखो क्वेश्चन में बोला था जो भी इंटरेस्ट होगा इमीडिएटली पेड इन कैश, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इसको पैसा मिलेगा इंटरेस्ट का विजय को, तो वो क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या हो जाएगा? किससे मिल रहा है? प्रीतम से। प्रीतम को ड्यू किया था 1590। अगर हम लोग ड्यू एंट्री नहीं करते तो फिर क्या एंट्री करते? तो हम लोग ऐसा एंट्री करते, कैश टू इंटरेस्ट। देखो ड्यू एंट्री करने से ये वाला होता है, ठीक है। अगर ड्यू एंट्री नहीं करते तो हमें ऐसा एंट्री करना पड़ता, कैश टू इंटरेस्ट यहां पर, और यहां पर कर लेते हैं इंटरेस्ट टू कैश। क्या ये करने से गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग ड्यू के बाद रिसीव एंट्री कर सकते हैं, अगर चाहो तो डायरेक्ट भी रिसीव एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, being interest received, being interest received. गुड इवनिंग तुषार। मैम एक Good evening, क्वेश्चन है। ma'am. हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? मैम जब हम लोग बिल रिसीव किए थे तो उसको तो वापस लौटा दिए ना, हाँ, तो जब जब फिर रिन्यू किए तो उसको फिर रिसिप्ट करते हुए जर्नल एंट्री नहीं करेंगे?
हाँ करेंगे ना, पहले इंटरेस्ट का पैसा दे रहे उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। रिन्यू वाला, अभी रिन्यू वाला एंट्री नहीं किए, पहले बोला ना कि इंटरेस्ट दे दो, एग्री हुआ है रिन्यू करेंगे, लेकिन पहले इंटरेस्ट का पैसा दे दो फिर रिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो रिन्यू का एंट्री आगे करने के बाद भी इंटरेस्ट का एंट्री कर सकते हो, लेकिन यहाँ बोला ना इमीडिएटली पहले इंटरेस्ट दे दो, तो हम पहले इंटरेस्ट वाला एंट्री कर रहे हैं फिर रिन्यू वाला एंट्री करेंगे। अभी रिन्यू वाला एंट्री करना बाकी है, रिन्यू वाला एंट्री करेंगे फिर उससे पैसा रिसीव हुआ है वो भी करेंगे, ठीक है। जी मैम। बीइंग इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, ठीक है, ये इंटरेस्ट मिल गया। और यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट पे होगा, तो फिर यहाँ एंट्री हो जाएगा विजय अकाउंट डेबिट टू कैश। बी इंटरेस्ट पेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब बिल रिन्यू भी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारा वही है, बिल रिन्यू करने का ही है। अब बिल रिन्यू होगा। अच्छा, मुझे बोलो कि बिल तो रिन्यू हो जाएगा, लेकिन बिल का अमाउंट कितना होगा, बोल सकते हो। नया बिल जो रिन्यू होगा, क्वेश्चन में तो हमें कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं कि नया अमाउंट क्या होगा, तो फिर बिल का अमाउंट कितना होना चाहिए, जो नया बिल रिन्यू हो रहा है उसका अमाउंट फिर कितना होगा। मैम जितना पहले था उतना ही। हाँ, जितना पहले था उतना ही होगा, क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है कि नया बिल का कुछ अमाउंट चेंज होगा, तो फिर जितना था उतना ही होगा, तो फिर से बिल ड्रॉ का एंट्री हो जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इनके पास रिसीवेबल आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,06,000 टू प्रीतम, ठीक है। सेम वही वाला एंट्री हो जाएगा जो पहले था, बिल्स रिसीवेबल टू प्रीतम 1,06,000। अच्छा, इसमें लिखेंगे बीइंग सेकेंड बिल ड्रॉन। अच्छा, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये एक्सेप्ट तो किए हैं, ठीक है। इनमें बात तो हो गया है कि हाँ मुझे कोई इश्यूज नहीं है, एक्सेप्ट हम करेंगे। विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,06,000 being second bill accepted, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या एंट्री होगा, इस बिल के बारे में बोला है कि सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में सेकेंड बिल मेट हुआ, मतलब जिनको पेमेंट करना था उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो सबसे पहले डेट बताओ कि सेकेंड बिल जो रिन्यू हो रहा है उसका डेट कौन सा आएगा, सेकेंड बिल जो रिन्यू हो रहा है उसका डेट कौन सा आएगा। गुड इवनिंग खुशी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, सेकेंड बिल का मुझे बोलो कि सेकेंड बिल 2 मंथ्स के लिए रिन्यू हो रहा है, ड्रॉ कब हुआ 4 दिसंबर को, तो बोलो पेमेंट का डेट कौन सा आएगा, ग्रेस पीरियड लगा के ही बोलना है, बोलो। देखो 4 दिसंबर से 4 जैन 1 मंथ, 4 जैन से 4 फेब 2 मंथ्स होता है, ठीक है। ये 1 मंथ, ये 1 मंथ, ठीक है, ये 2 मंथ हो गया। इसमें हमें 3 दिन ग्रेस लगाना है, मतलब 4 जो फेब है वो मेरा जो है ड्यू डेट बेसिकली, लेकिन मैंने अभी भी तुम लोग को बोला कि क्वेश्चन में हमें हमेशा ड्यू डेट बोलेगा, जो कि हमें मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट करने के लिए ही बोलेगा। तो 7 फेब, ठीक है, 7 फेब जो है वो बिल का रिसीव मतलब पेमेंट रिसीव का डेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 फेब 2020 हो जाएगा, ठीक है। ये 19 था, नेक्स्ट ईयर में जा रहे तो 20 होगा, इस बात का ध्यान रखना है, 19 नहीं लिखना है हम लोग को। अच्छा, तो इनको पैसा मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने अपना पेमेंट क्लियर कर दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,06,000 being amount received against bill, और इन्होंने पेमेंट कर दिया है 7 फेब 2020, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश।
1,06,000 being cash paid against secondary. ठीक है, हो गया। देखो ये हम लोगों ने रिन्यू वाला एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट भी बोला था। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ম্যাম একবার লাস্টটা দেখাবেন এন্ট্রিটা। হয়নি? হ্যাঁ ম্যাম হয়েছে। On 1st Jan 2020, Ankita sells goods for 5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. तो अंकिता ने गुड्स बेच दिया है भाविका को और उस पे बिल भी ड्रॉ किया है, वो भी 3 मंथ्स के लिए। भाविका एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू अंकिता, जो कि रूल्स होता है। देखो भाविका को उसको एक्सेप्ट करना है साइन करके, फिर रिटर्न अंकिता को ही करना है, क्योंकि वो अंकिता के पास ही रहेगा तो वैलिड होता है, ठीक है, क्योंकि अंकिता को ही पैसा मिलने वाला है। तो नॉर्मली जिन्होंने बिल्स ड्रॉ किया होता है, बिल्स का डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास होता है। On 1st March 2020, Bhavika retires her acceptance under rebate of 12% per annum. Retire का मतलब होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है टाइम के पहले पेमेंट कर देना, ठीक है। देखो अब इनका 3 मंथ्स का बिल था, तो मुझे बोलो इनको एक्चुअली कब पेमेंट करना चाहिए था, मतलब मुझे जो है क्या बोले, कौन सा डेट बोले, मैच्योरिटी डेट, यानी कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्यू डेट है जो भी है, तो मुझे बोलो कि एक्चुअली भाविका को पेमेंट कब करना था। उन्होंने 1 मार्च में किया है, लेकिन करना कब था? 4th मार्च। हाँ 4 मार्च। अच्छा देखते हैं, जैन टू फेब, फेब टू मार्च, 4 मार्च की करो, 3 সরি ম্যাম मंथ्स। 4th এপ্রিল হবে। 4th এপ্রিল। 4 अप्रैल को इनको पेमेंट करना था, लेकिन इन्होंने 1 मार्च को कर दिया। तो इन्होंने पहले किया, पहले मतलब टाइम से पहले करने से उसको बोलते हैं रिटायर, ठीक है, रिटायर हर एक्सेप्टेंस। और अगर कोई टाइम के पहले करेगा, बोलो कितने टाइम पहले किया, ये भी बता दो। मैंने यहाँ पर हटा दिया, चलो कोई बात नहीं, मुझे बताओ कितने टाइम पहले किया। अरे बोलो, बच्चे लोगों का कैलकुलेशन है, तुम लोग नहीं कर रहे हो। अगर हम 1-2 के बच्चे को भी पूछेंगे ना, तो वो बता देगा। 4 अप्रैल को करना था, 1 मार्च को कर दिया। बोलो 1 मंथ होगा ना, मतलब तुम लोग वो 4 तारीख के हिसाब से वैसा मत कैलकुलेशन करो। देखो यहाँ पर बोला ना 1 मार्च में कर दिया, तो एक्चुअली देखो ग्रेस ऐड करने से तो 4 अप्रैल होता है, अदरवाइज तो 1 अप्रैल ही होगा ना। तो मोटा मोटी 1 मंथ बिफोर हो रहा है, ठीक है। और वो 3 दिन का बताते हैं यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का 1 मंथ पहले हो गया, तो इनको 1 मंथ का रिबेट यानी कि डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये देखो लास्ट दिन मैंने ये कंसेप्ट भी, सारा कंसेप्ट मैंने करवा के ही क्वेश्चन लिया है, रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये देखो, मेकिंग पेमेंट ऑफ ए बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले अगर हम लोग किसी बिल का पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट या रिबेट अलाउड किया जाता है होल्डर के तरफ से। होल्डर मतलब जिसके पास वो बिल्स है, मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, टू द ड्रॉई एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड पीरियड। जो पीरियड गया नहीं, मतलब अभी भी 1 मंथ बाकी था अंकिता को पैसा मिलेगा, लेकिन भाविका ने उसके पहले ही दे दिया, तो 1 मंथ बिफोर दिया है, तो 1 मंथ का उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, ठीक है। और डिस्काउंट रेट क्वेश्चन हमें बताएगा, जो कि बताया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर हमें किसके बुक्स में एंट्री ম্যাম करने बोला है? बोलो। ম্যাম বলছি ম্যাচুরিটি ডেট থেকে হবে তো, তাহলে মানে আমি বলতে চাইছি যে ম্যাচুরিটি ডেট তো 4th, মানে 4th অফ এপ্রিল, তাহলে 1 মান্থ 3 ডেজ হচ্ছে স্যার। বলছি ওটা কি হবে, इन द बुक्स ऑफ भाविका। देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा हम बता देते, वो 3 दिन वाला जो है वो हम बताते। देखो सबसे पहले तो बिल ड्रॉ होगा,
पहले वो एंट्री करते हैं। पहले सेल का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अंकिता ने सेल किया है, तो अंकिता ने सेल किया है भाविका को, तो भाविका कस्टमर हो जाएगी, तो भाविका अकाउंट डेबिट, भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5 lakh। being goods sold 1120। यहाँ पर परचेज का एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता, being goods purchased। गुड इवनिंग सतांशी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, फिर बिल्स ड्रॉ होगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविकास अकाउंट 5 lakh। being bills drawn अंकिता's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इनके पास बीपी आ जाएगा, तो टू बिल्स पेबल 5 lakh। being बिल्स पेबल एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। बीपी एक्सेप्ट किया जाता है, बिल्स ड्रॉ किया जाता है, बिल्स रिसीवेबल भी लिख सकते हो इसमें, एक्सेप्टेड, ठीक है। ये हम लोग का नरेशन कंप्लीट हो गया और जर्नल भी कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने क्या क्या जर्नल किया, सेल्स का और बिल्स ड्रॉ का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 1 मार्च को जो है उन्होंने पेमेंट जो है रिटर्न किया है, ठीक है। मतलब 1 मार्च को हमें पेमेंट मिला है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 1 मार्च 20। तो एंट्री क्या होगा, पैसा मिल रहा है। हम बताते हैं कैलकुलेशन कैसे होगा, पहले हम एंट्री बता देते हैं। तो देखो, कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। अंकिता, क्या नाम था, अंकिता को जो है पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन उनको देना पड़ेगा कुछ छूट अपने जो है ड्रॉई को। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम के पहले दिया है, तो फिर छूट देना पड़ेगा। कितना छूट दे रहे हैं, तो बोल रहा है कि 12% रिबेट जो है वो मिलेगा पर एनम बेसिस पे। मतलब रिबेट क्या है कि 12 रुपए ईयरली, ठीक है। लेकिन हमारा तो ईयरली जो है नहीं होगा, अनएक्सपायर्ड पीरियड जितना है उस पे होगा, तो रिबेट इनको देना पड़ेगा, तो इनके लिए वो लॉस है, ठीक है। रिबेट अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा, मतलब बिल्स के अगेंस्ट में पैसा मिल गया। ম্যাম ডিসকাউন্ট অন বিলও তো হবে তাই না? না, এটাকে রিবেটই বলে। ডিসকাউন্ট হচ্ছে যদি আমরা ব্যাংকের কাছে গিয়ে করাই তাহলে এটাকে আমরা বলবো ডিসকাউন্ট, লিখতে পারো, কোনো ইস্যুস নয়, কিন্তু এটার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজটা স্পেশালি রিবেট ইউজ হয়। যদি ডিসকাউন্ট লিখেও যাও কিছু ভুল হবে না, কিন্তু রিবেট মানে হচ্ছে ছাড়, ঠিক আছে, এটা ছাড় পাওয়া যাচ্ছে, সেই জন্য এই ল্যাঙ্গুয়েজটা বেশি প্রপার। ওকে ম্যাম। being retirement of bill by Favika 1 month before maturity, comma, rebate at the rate of 12% पर एनम, ठीक है। ये मैंने नरेशन लिख दिया, हम कैलकुलेशन बताएंगे, अभी तक नहीं बोला है, मैंने सिर्फ एंट्री लिखा है। हम कैलकुलेशन बताते हैं कैसे करना पड़ेगा, जो तुम लोग का कंफ्यूजन है कि टाइम क्या लेना है। और 1320 को ये अपना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये अपना पेमेंट कर रही है, जो कि भाविका, भाविका एंट्री क्या करेगी, बोलेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इनका बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा,
कितने का था बिल्स पेबल 5 लाख। कैसे कैंसिल हो रहा है, ये पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर पेमेंट का एंट्री होगा टू कैश, लेकिन पूरा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टाइम के पहले पेमेंट किया जा रहा है, तो कुछ रिबेट यानी छूट मिल जाएगा, ठीक है, रिबेट यानी छूट मिल जाएगा, वो हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे नरेशन में, बीइंग रिटायरमेंट ऑफ बिल वन मंथ बिफोर मैच्योरिटी, rebate at the rate of 12% पर एन, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन कैसे करना है, तो देखो हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। यहाँ जगह है, देखो हम दिखाते हैं हम कहाँ करेंगे। यहाँ मेरा जगह है तो हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, तो कैलकुलेशन यानी मुझे किस चीज का कैलकुलेशन करना है कि रिबेट कितना मिल रहा है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखो 5 लाख का बिल अमाउंट था, देखो 5 लाख का बिल अमाउंट था, इसमें 5 लाख नहीं देना पड़ रहा है, कम कुछ देना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, 12%, लेकिन ये तो पूरे साल का है। 5 लाख पे 12% करने से जो डिस्काउंट निकलेगा वो पूरे 12 मंथ्स का निकलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाय 12 कर देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाय 12, तो मुझे पर मंथ का मिल जाएगा। अब मुझे कितने मंथ का डिस्काउंट मिलेगा, तो उतने मंथ का डिस्काउंट मिलेगा जितने टाइम पहले मैंने जो है पेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका बिल था 3 मंथ्स का, तो इनका जो मैच्योरिटी डेट निकल के आ रहा था 1 जन से लेके 1 फेब से लेके 1 मार्च और 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल, ये इनका जो है 1 अप्रैल जो है ये निकल के आ रहा था ड्यू डेट, ठीक है। और अगर हम लोग मैच्योरिटी डेट का बात करें, मतलब अगर टेक्निकली अलग अलग चीजों को समझे, तो मैच्योरिटी डेट होता है 1 अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस, ठीक है। तो ये 4 अप्रैल होता है, ठीक है। अब ये ग्रेस क्यों दिया जाता है, अगर कोई ड्यू डेट पे नहीं दे पा रहा है तो उसे और 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उसके लिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। यही तो कंसेप्ट था कि मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या है कि आपको ड्यू डेट में पेमेंट करना है, चलो कोई बात नहीं 3 दिन ग्रेस दे देते हैं, ये रूल्स है कि आप 3 दिन के अंदर मतलब 4 अप्रैल तक आपका टाइम बढ़ा देते हैं। तो ये एक रूल्स है बिल्स में। तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी ऐसा देखोगे, कभी अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो देखना कि पूरा जो लिखा हुआ रहता है ना बिल के, वहां पर लिखा हुआ रहता है ड्यू डेट, फिर लिखा हुआ रहता है उसमें ग्रेस डेज, 10 डेज होता है नॉर्मली, ठीक है। उससे कम ज्यादा हो सकता है अलग, लेकिन मेरे यहाँ पर तो 10 डेज होता है। 10 डेज के अंदर अगर पे कर देते हैं जो कि ग्रेस दे दिया, तो भी पेनल्टी मतलब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर उससे भी डिले हो जाता है तो फिर एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, जितना उनका रूल्स होगा। अब मुझे एक चीज तुम लोग लॉजिकली बोलो, अगर कोई अपना पेमेंट 1 मार्च को कर रहा है, ठीक है, वो 1 मार्च को कर रहा है, तो क्या हम लोग उसको कितने टाइम पहले कंसीडर करेंगे। उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि उसे 3 दिन ग्रेस चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे ही 1 मंथ बिफोर कर रहा है। बात समझो लॉजिकली कि यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसका लॉजिक क्या है कि 3 दिन उसको ग्रेस देना चाहिए ना। ये ग्रेस किस लिए दिया जाता है, जब लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ठीक है भाई आप 3 दिन ग्रेस और ले लो, मतलब ये नॉर्मल बात है। कोई अगर टाइम पे देना चाहे तो 1 तारीख या फिर 4 तारीख दे, उसके लिए बात बराबर है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मुझे 1 मार्च को ही दे देना है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो 1 मंथ 3 दिन पहले दे रहा है, क्योंकि 3 दिन तो उसके लिए ग्रेस है जो ड्यू डेट पे एकदम टाइम बाय टाइम पेमेंट करता है। ठीक है भाई, ड्यू डेट तो तुम्हारा 1 अप्रैल है, तुम 3 दिन और ग्रेस ले लो, रूल्स है। लेकिन अगर कोई मुझे टाइम से पहले पेमेंट करेगा, तब हम ये नहीं बोलेंगे उसका ग्रेस पीरियड फिर काउंट करने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसको ग्रेस का जरूरत ही नहीं है, वो तो टाइम से पहले दे रहा है। तब हमारा कैलकुलेशन ड्यू डेट से होना चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक है, क्योंकि उसको हम लोग ग्रेस क्यों ऑफर करें, क्योंकि उसका देखो उसके ऊपर ग्रेस वाला रूल्स भी लागू नहीं होगा, क्योंकि ग्रेस तो उसको चाहिए ही नहीं, वो तो वैसे ही 1 मंथ पहले मुझे दे रहा है, ठीक है। तो तब मुझे कैलकुलेशन करना चाहिए ड्यू डेट से लेके आगे जाना पड़ेगा जितने दिन पहले दे रहा है। तो 1 अप्रैल से 1 मार्च यानी 1 मंथ होगा। वहां पर हम लोग कभी भी 1 मंथ 3 डेज नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 डेज क्यों लगाए, 3 डेज तो उनको देखो 3 डेज जो है वो ग्रेस है। अगर कोई मुझे टाइम से पहले ही दे रहा है उसको तो वैसे ही ग्रेस का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे वैसे तो मिलना चाहिए था 1 अप्रैल को, लेकिन ग्रेस लगा के 4 अप्रैल, लेकिन मुझे मिल रहा है 1 मार्च। तो यहाँ पर ग्रेस का टाइम यहाँ मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड में ग्रेस टाइम को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ओनली 1 मंथ बेसिस पे ही हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए। अब देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। तो ये देखो 5 लाख
इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 5000, ठीक है। तो 5000 जो है इनको रिबेट मिल गया, ठीक है, 5000 रिबेट मिल गया, तो रिबेट हो गया 5000 देना पड़ेगा, तो 5 लाख में 5000 का रिबेट देना पड़ेगा, तो रिसीव कितना होगा 4,95,000। और इन्होंने भी टाइम से पहले दिया बोल के इनको सिर्फ और सिर्फ 4,95,000 पेमेंट करना पड़ेगा और इनको छूट मिल जाएगा 5,000 का, ठीक है। 5,000 का जो है इनको रिबेट मिल गया, ठीक है। या फिर जिसको तुम लोग बोल सकते हो कि डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसिप्ट के तरह है, लेकिन ये एक्चुअली देखो सेल परचेज होने से हम लोग डिस्काउंट लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, वो यहाँ भी कर सकते हो, बट यहाँ पर रिबेट ज्यादा सुटेबल होगा। रिबेट का मतलब होता है छूट मिलना, तो इनको 5,000 का छूट मिला, इनको 5,000 का छूट देना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से ये बिल का सेटलमेंट हुआ। तो जब कैलकुलेशन करोगे ऐसे अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड का फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल, तब हमें वो ग्रेस पीरियड को कंसीडर करना नहीं होता है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोला है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन के कतराक्स बुक, ठीक है। हमें के कतराक के बुक्स में ये सब एंट्री को करना है, ठीक है। तो पहले बोला है कतराक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2,500 डिस्चार्ज बाय ए कैश पेमेंट ऑफ 1,000 एंड ए न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ना हमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं दिया है, हमें समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बोला है कतराक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2,500 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1,000। तो बोलो कतराक और बासु दो पार्टी है, ठीक है। कतराक और बासु दो पार्टी है। मुझे बोलो किस ये लाइन पढ़ के तुम लोग को क्या लगता है, किसके पास बिल्स रिसीवेबल है और किसके पास बिल्स पेएबल है? ये लाइन पढ़ के ही बोलना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये लाइन पढ़ के ही बोलना पड़ेगा। कतराक जो है मैम, कतराक ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब कतराक के पास बीआर आया और बासु मतलब बासु ने कतराक को बिल दिया। अच्छा, बाकी लोग और कोई कुछ बोलना चाहोगे? लाइन पढ़ के समझना पड़ेगा। पहला बात है एक्सेप्ट कौन करता है? मैम कतरा के पास बिल पेबल है। कतराक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2,500, ये लैंग्वेज से भी अगर नहीं समझ में आता है, फिर देखो डिस्चार्ज बाय ये कैश पेमेंट ऑफ 1,000, तो किसने कैश पेमेंट किया? कतराक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2,500 डिस्चार्ज्ड बाय, मतलब कतराक ने अपना एक्सेप्टेंस जो है वो डिस्चार्ज किया है कैश पेमेंट करके, तो कोई पेमेंट कर रहा है मतलब उसके पास बिल्स पेएबल होगा, ठीक है। और इसके पास बिल्स रिसीवेबल। वैसे भी मैंने बार बार इस लैंग्वेज पे तुम लोग को बोला है कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो बीपी जिसके पास आता है उसको साइन करके एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी एक्सेप्टेंस लैंग्वेज जो है वो बीपी को बताता है, ठीक है। तो कतराक ने एक्सेप्ट किया था जो बिल बासु ने उसके ऊपर ड्रॉ किया था, कितने का? 2,500 का, ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में। और ये 2,500 का बिल कतराक ने कैसे पेमेंट किया है? बोल रहा है कि कैश पेमेंट किया 1,000 का, ठीक है। तो 1,000 का कैश पेमेंट किया, लेकिन करना तो चाहिए था 2,500 का, सिर्फ 1,000 का कैश पेमेंट किया। तो बाकी क्या हुआ? बोल रहा है एंड ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट, मतलब रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कतराक ने बोला होगा रिन्यू कर दो, और बोल रहा है कि न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब इन दोनों में बात हो गया है, ये लोग एग्री हो चुके हैं। 1,000 का जो अमाउंट बाकी है उस पे क्या करने के लिए, उस पे नया बिल ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा। तो बोलो न्यू बिल का अमाउंट कितना होगा? 1,500। हाँ 1,500 होगा। 1,000 1,500 ना 1,050, 1,050 होगा। 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट है ना, 1,050 तो हो रहा है। हाँ, ए न्यू बिल मैम फॉर
2500 তো 2500 ও বিল अच्छा অ্যামাউন্ট अच्छा ছিল, হ্যাঁ 1000 দিয়েছে हाँ আর 1500 বাকি। हाँ हाँ मेरे से ही गलत हुआ है 1000 ठीक ही है 1550 ठीक है मैंने गलत बोल दिया देखो 2500 से 1000 चले जाने से 1500 रहेगा मैंने गलती से 1000 लिख दिया ठीक है 1500 रहेगा 1500 प्लस 50 तो 1550 का नया बिल बनेगा ठीक है। अब ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में मुझे बोला क्या है लेकिन मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन देखने में छोटा सा है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है ये चारों क्वेश्चन है ठीक है। अब हमें एंट्री करना पड़ेगा ठीक है तो एंट्री हम लोग देखो कैसे करके एंट्री होगा देखो यहाँ पर दिखाते हैं इन द बुक्स ऑफ होगा कतरा ठीक है तो यहाँ पर इसको हटाते हैं पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं चलो इन द बुक्स ऑफ के कतरा ठीक है डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट अच्छा डेट तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में तो डेट नहीं लिखेंगे नहीं दिया है तो कहां से लिखेंगे नहीं लिखेंगे ठीक है। अच्छा अब रहा बात एंट्री का एंट्री कैसे होगा देखो हमें के कतराक के बुक्स में एंट्री करना है तो कतराक क्या बोलेगा कतराक बोलेगा मेरा बीपी जो है कैंसिल हो रहा है लेकिन कैसे कैंसिल हो रहा है बीपी जो 2500 का है उसमें से 1000 हम पेमेंट करके कैंसिल कर रहे हैं और बाकी जो 1500 है उस पे 50 का इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब बाकी अमाउंट के लिए हमारा बीपी कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो इसका मतलब एंट्री कैसे होगा देखो तो पूरा 2500 का बीपी ही कैंसिल होगा तो एंट्री ऐसे होना चाहिए देखो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ठीक है कितना हो जाएगा 2500। अब हम फिर से बताते हैं 2500 डेबिट क्यों होगा देखो अगर मैंने 1000 का पेमेंट किया है तो 1000 के लिए तो मेरा बीपी डेबिट होगा ही होगा और बाकी बिल अगर रिन्यू हो रहा है मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है जब भी रिन्यू होता है और एक क्वेश्चन भी किया तो ओल्ड बिल जो है चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो किसी के पास चाहे वो उसका बीपी हो वो पूरा पूरा कैंसिल करना पड़ता है। ये देखो जब हम लोगों ने रिन्यू किया था कहाँ गया ये रहा देखो जब हम लोगों ने रिन्यू किया पुराना वाला बीआर हो या बीपी हो वो पूरा पूरा कैंसिल होता है ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो पुराना वाला जो बीपी है वो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है और उसके बदले हम एक लाइन गैप रख के लिख रहे हैं देखो यहाँ पर कुछ अमाउंट कैसे कैंसिल हो रहा है पूरा रिन्यू तो हो नहीं रहा है हम लोग थोड़ा कैश दे रहे हैं हम लोग यानी कि कतराग ने थोड़ा कैश दिया कितना दिया है 1000 ये मुझे क्वेश्चन बता दिया है और बाकी के लिए जो है नया बिल एक्सेप्ट किया है तो बाकी के लिए हो जाएगा 2 बिल्स पेबल। अच्छा कितने का बिल एक्सेप्ट किया है 1550 का ठीक है तो इधर टोटल अमाउंट हो गया 2550 तो यहाँ पर डिफरेंस डेबिट साइड में कितने का आ रहा है 50 का आ रहा है तो 50 किस चीज का था इंटरेस्ट का था तो कतराक के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा कतराक के लिए इंटरेस्ट जो है वो उसका एक्सपेंस हो जाएगा तो ऐसे एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज ठीक है। हम फिर से बता देते हैं देखो मैंने कंबाइन एंट्री कर दिया क्योंकि इसी में करने में आसानी होगा देखो हमारा पूरा बीपी जो है वो कैंसिल हो रहा है लेकिन बीपी कैंसिल जो पुराना हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उसके बदले जो है पूरा नया रिन्यू करवा लिया नहीं हम लोगों ने इतने का रिन्यू करवाया और इतने का हम लोगों ने कैश पेमेंट किया ठीक है इतने का कैश पेमेंट किया तो हम लोग का एंट्री देखो 1000 के लिए ऐसे होगा ना बीपी डेबिट टू कैश ठीक है लेकिन मेरा बिल तो 1000 का था नहीं मेरा बिल था टोटल 2500 तो बाकी 1500 के लिए क्या होगा वो भी मेरा कैंसिल हो रहा है ठीक है ये बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये कैंसिल होके इसके बदले नया बीपी बन रहा है ठीक है ये कैंसिल होके इसके बदले नया बीपी बन रहा है लेकिन नया बीपी 1550 का बन रहा है क्यों क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट डेबिट ठीक है 50 रुपीज तो ऐसे करके एंट्री होगा तो मैंने पूरा कंबाइनली यहाँ पर एंट्री कर दिया। अब तुम लोग को यहाँ पर लिख लेना चाहिए नरेशन तो हम बता देते हैं नरेशन क्या लिखना है बी पेबल टू किसको पे करना है बासु शायद हाँ बासु डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 1000 and a
न्यू बिल फॉर 1500 including ₹50 इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग ₹50 इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तुम लोग चाहो तो इससे भी अच्छा लैंग्वेज यूज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो वासु को डिस्चार्ज कर दिया गया है, कैसे? कैश पेमेंट करके और नया बिल एक्सेप्ट करके, जो कि ₹50 इंटरेस्ट के साथ है। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन में जाते हैं। देखो बोल रहा है जी गुप्ता's acceptance for 4,000 which was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored. Mehta paid 20 noting charges, bill withdrawn against check। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा लैंग्वेज में हमें बता दिया है, क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम बताते हैं क्वेश्चन में हमें क्या बोला है हम लोग को, लेकिन एंट्री कतराक के बुक्स में ही करके दिखाना है। ठीक है, कतराक के बुक्स में ही एंट्री करना है। तो देखो हम यहाँ पर थोड़ा तुम लोग को ड्रॉ करके समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4,000, तो हम यहाँ पर ना एक जी गुप्ता बना लेते हैं। देखो ये मान लो है जी गुप्ता। ठीक है, अच्छा इनके पास क्या है? इनके पास एक्सेप्टेंस है 4,000 का, मतलब इनके पास बोलो पहले बिल्स रिसीवेबल है कि बिल्स पेबल है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। बोलो, अभी अभी सिखाया एक्सेप्टेंस का मतलब, पहले भी बोला है, अभी फिर से बोला, बिल्स पेबल। ठीक है, तो जी गुप्ता के पास है 4,000 का बिल्स पेबल, ये इनके हाथ में बिल्स पेबल आ गया 4,000। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोला है? For 4,000 which was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored। which was endorsed, ये बिल जो है endorsed हुआ था कतराक के थ्रू से, मतलब कतराक ने ये बिल ड्रॉ किया होगा। सोचो कतराक ने ये बिल जी गुप्ता के ऊपर ड्रॉ किया होगा, तभी तो कतराक एंडोर्स कर सकता है। देखो बोल रहा है ये बिल एंडोर्स हुआ। अब एंडोर्स कौन सा चीज होता है, बीपी या बीआर? ऑब्वियसली बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स होता है, बिल्स पेबल थोड़ी ना एंडोर्स होता है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स होता है। तो कतराक ने क्या किया है? एंडोर्स किया है। ठीक है, कौन सा बिल? जो जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया था। इसका मतलब जी गुप्ता और के कतराक के बीच में 4,000 का बिल्स ड्रॉ हुआ था। फिर से बताते हैं, जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस जो 4,000 वाला है, जो कि एंडोर्स किया कतराक ने। ठीक है, जो कि कतराक ने एंडोर्स किया, तो जी गुप्ता के पास अगर बीपी है तो इसका बीआर भी तो कोई होगा, मतलब इसने जिससे बिल एक्सेप्ट किया किसी ने तो इन पे बिल्स ड्रॉ किया होगा। तो ये लैंग्वेज पढ़ के पता चल रहा है कि ये बिल ड्रॉ किया था कतराक ने। ठीक है, मतलब ये 4,000 बिल्स का बीपी तो जी गुप्ता के पास है, और इसका बीआर कौन है यहाँ पर लिखते हैं। देखो ये है कतराक, इनके पास है ये 4,000 वाला बीआर। ठीक है, तो इसका मतलब पता चल गया कि गुप्ता पे किसने बिल ड्रॉ किया था। ठीक है, तो गुप्ता पे बिल ड्रॉ किया था कतराक ने, फिर कतराक ने वो बिल एंडोर्स कर दिया था एम मेहता को। ठीक है, फिर कतराक ने अपना ये बिल उठा के यहाँ पर हम लिख देते हैं एम मेहता। ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपना बिल लिया और इनको पकड़ा दिया। ठीक है, अपना बिल लेके इनको पकड़ा दिया, यहाँ पर ऐसे मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, समझने के लिए, इनको बिल्स थमा दिया। ठीक है, इनको बिल्स थमा दिया, कौन सा वाला? वही 4,000 वाला बिल एंडोर्स कर दिया। अब एंडोर्समेंट क्यों होता है? सुनो, एंडोर्समेंट इसीलिए होता है, कतराक को जरूर एम मेहता को पेमेंट करना था, तो उन्होंने पेमेंट नहीं करके उनको बिल दे दिया, बोला कि जी गुप्ता से ले लीजिएगा। ठीक है, यही तो होता है ना। देखो पहले जी गुप्ता को पता था कि उनको कतराक को पेमेंट करना है, अब जैसे कतराक ने वो एंडोर्स कर दिया बिल, तो वो उन्होंने बता दिया होगा को एम मेहता को पेमेंट कर देना। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? होल्डर ऑफ द बिल एम मेहता है, जिनको पेमेंट मिलना चाहिए जी गुप्ता से 4,000 का। अब देखो बोल रहा है वाज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब है पेमेंट नहीं किया जिसको करना चाहिए था। तो किसने डिसऑनर किया? जी गुप्ता ने कर दिया है डिसऑनर, ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने का मतलब है जी गुप्ता ने पेमेंट करने से ना कर दिया, जी गुप्ता ने पेमेंट करने से ना कर दिया। अब जैसे ही डिसऑनर होता है, रूल्स क्या है? डिसऑनर होने से रूल्स ये होता है कि जो होल्डर है बिल का,
करेंटली डिसऑनर जिसके पास रहते हुए हुआ है एम मेहता, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास। ये मैंने सारा चीज तुम लोग को लिखवाया हुआ है, ठीक है। नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ता है? नोटिंग करवाने के लिए, ठीक है। नोटिंग करवाने के लिए, नोटिंग क्या होता है? नोटिंग का मतलब कुछ नहीं, लिखवा लेना पड़ता है लीगली कि भाई इनसे मुझे पैसा मिलने वाला था, इन्होंने दिया नहीं। क्या वो लिखने का पैसा लगता है? बिल्कुल। नोटरी पब्लिक अपना एक फीस चार्ज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटरी पब्लिक नोटिंग करने के बदले में क्या लेंगे? नोटिंग चार्जेस लेंगे, ठीक है। नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? पे तो वही करेगा जो बिल लेके जाता है, मतलब मिस्टर मेहता को ही नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस कुछ बोला है? हाँ, ये देखो, मेहता पे 20 नोटिंग चार्जेस। तो मेहता को क्या करना पड़ा? नोटिंग चार्जेस 20 रुपीज अपने पॉकेट से देना पड़ा। लेकिन गलती तो इनका था ही नहीं, इनको तो 4000 मिलने वाला था। बदले में क्या होगा? इनको नोटिंग करवाना पड़ा, क्योंकि जो होल्डर होता है उसी को नोटिंग करवाना पड़ता है, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब नोटिंग करवाया। अब देखो मेहता क्या बोलेगा, मुझे 4000 मिलने वाला था, वो तो मुझे मिला नहीं, ऊपर से मेरे पॉकेट से जो है 20 रुपीज चला गया, ठीक है। तो हम ये 4020 रुपीज किससे रिकवर करेंगे? एम मेहता बोलेगा मैंने तो ये बिल कतराक से लिया था, हम मुझे तो जी गुप्ता का पता नहीं। हाँ, मुझे जी गुप्ता से पैसा मिलने वाला तो वो तो मैंने बिल पढ़ के देखा। लेकिन एम मेहता क्या क्लेम करेगा? एम मेहता बोलेगा कि कतराक को वो फोन करेगा या फिर इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो जी गुप्ता था, आपका पार्टी जी गुप्ता, उसने पेमेंट नहीं किया, तो मेरा खर्चा हो गया है 4000, मुझे मिलना चाहिए था आपसे प्लस 20, आप मुझे ये दे देना, ठीक है। तो कतराक को वो पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो कतराक को तो वैसे ही मेहता को 4000 देना था, ठीक है। अब मेहता को टाइम पे पैसा नहीं मिला, वो तो क्लेम करेगा भाई मेरा पैसा मुझे वापस करो। आप समझ लो जी गुप्ता से क्या करना है। तो कतराक बोलेगा ठीक है, हम आपको 4020 दे देंगे। लेकिन कतराक के दिमाग में क्या चलेगा? कतराक बोलेगा हम आपको 4020 दे देंगे, लेकिन उसके दिमाग में ये चलेगा कि ये पैसा मुझे किससे मिलने वाला है? जी गुप्ता से। तो कतराक ये 4020 किससे रिकवर करेगा? जी गुप्ता से रिकवर करेगा, ठीक है। और जी गुप्ता को ये पैसा देना पड़ेगा कतराक को इन फ्यूचर में। अभी अगर नहीं भी दे रहा है, इन फ्यूचर में देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम लोग को ये पूरा एंट्री जो है सिर्फ और सिर्फ कतराक के बुक्स में करके दिखाना है, ठीक है। तो कतराक की बुक्स में क्या क्या इंसिडेंट होगा? कतराक की बुक्स में सबसे पहले हम लोग का होगा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट होने के बाद डिसऑनर का इंफॉर्मेशन आएगा, ये एंट्री होना चाहिए, ठीक है। डिसऑनर का इंफॉर्मेशन आएगा और वो एम मेहता को पेमेंट करेगा, ऐसा एंट्री होना चाहिए। देखो, तो के कतराक के बुक्स में सबसे पहला एंट्री हम ए दे के लिख रहे हैं। उन्होंने, कतराक ने क्या किया? सबसे पहले देखो, क्योंकि ये वाला अगर तुम लोग सोचोगे कि मैंने जी गुप्ता का एंट्री क्यों नहीं किया, क्योंकि जी गुप्ता ने बीपी एक्सेप्ट किया, वो तो जी गुप्ता के बुक्स में होना चाहिए। हमें पूरा क्वेश्चन ही कतराक के बुक्स में एंट्री करने बोला है। तो कतराक का इंसिडेंट क्या था कि उसने अपना बीआर एंडोर्स किया एम मेहता को। तो एंट्री क्या होना चाहिए? एंट्री होना चाहिए टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। बिल्स उसके पास से चला जाएगा, कितने का? 4000। दिया किसको? एम मेहता को। क्यों दिया होगा? एम मेहता उसका क्रेडिटर रहा होगा, तो क्रेडिटर कैंसिल होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ना टी ए नहीं लिखा है, तो एम मेहता अकाउंट डेबिट, ठीक है। बी बिल एंडोर्स्ड, कोई डेट नहीं है क्वेश्चन में, होता तो हम लिख देते, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा वो भी बताते हैं। अब जब पेमेंट का बारी आया होगा, एम मेहता ने पेमेंट नहीं किया, तो कतराक क्या बोलेगा? मतलब एम मेहता ने कतराक को इन्फॉर्म किया होगा कि मुझे पैसा नहीं मिला, आप मुझे अपना पेमेंट कर दो। तो कतराक क्या बोलेगा? ठीक है, मुझे फिर से पहले ड्यू एंट्री करेगा कि मुझे एम मेहता को 4020 रुपीज देना है, तो एम मेहता उसका डेटर बन जाए, ठीक है। सॉरी, एम मेहता उसका क्रेडिटर बन जाएगा, उसको एम मेहता को पेमेंट करना है। एम मेहता कितना? 4020 रुपीज। क्यों पेमेंट करना पड़ेगा? उसने तो पहले बीआर दिया ही था, इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जी गुप्ता ने कर दिया है प्रॉब्लम, उसने अपना बिल का पैसा नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया। अब कतराक ये सोच रहा है कि मुझे एम मेहता को 4020 देना है, लेकिन ये पैसा हम रिकवर किससे करेंगे? जी गुप्ता से। तो वो जी गुप्ता को बनाएगा डेटर, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे? इसका नरेशन लिखो, बीइंग गुप्तास acceptance for
4,000 endorsed to M Mehta dishonored। मैंने यहीं पर करने का कोशिश किया तो थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है, समझ में लेकिन आ रहा है, ठीक है, आराम से तुम लोग लिख सकते हो इसको देख के। तो यहाँ पर मैंने एंट्री किया ड्यू वाला, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही एम मेहता ने फोन किया तो कतरा के दिमाग में तो कुछ चलेगा कि क्या सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन तो यही है, एम मेहता को पैसा देना है, जी गुप्ता से पैसा लेना है, ठीक है। और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगा, एम मेहता को पेमेंट करेगा, ठीक है। तो एंट्री ऐसे हो जाएगा, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, देखो एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया पेमेंट। पेमेंट का एंट्री भी मैंने दिखा दिया। तो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग पेमेंट टू एम मेहता ऑन विथड्रॉल ऑफ बिल earlier received from G Gupta, received from G Gupta। ठीक है, एक सेकेंड, हमने इसको कवर कर देते जो मैंने समझाया, तो फिर देखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहां से ऐसे समझाया। ठीक है, दिखा देते हैं, ये देखो नरेशन तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंट्री हो गया, बीइंग पेमेंट टू एम मेहता, एम मेहता को पेमेंट किया ऑन विथड्रॉल ऑफ बिल अर्लियर, जो बिल विथड्रॉल हुआ था पहले, रिसीव फ्रॉम जी गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पर मैम देखो इस मैम क्वेश्चन, बोलो। मैम बोल रहे थे कि हम लोग जब बिल एम मेहता को दे दिए थे तो जो हम्म, जी गुप्ता डायरेक्ट एम मेहता को न देगा ना पैसा। जी गुप्ता तो एम मेहता को तो दिया नहीं, उसी को तो डिसऑनर बोलते हैं। तो अगर वो नहीं तो दिया तो फिर पैसा कौन देगा बोलो। मैम दोबारा फिर बिल जनरेट हुआ होगा तब ना। दोबारा बिल क्यों जनरेट होगा, अगर बिल जनरेट रिन्यू नहीं होगा तो कैसे करेंगे। रिन्यू ऑलवेज होगा ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है, रिन्यू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर जी गुप्ता ने बिल कतराक ने जी गुप्ता पे बिल ड्रॉ किया था, फिर कतराक ने वो बिल जो है वो एम मेहता को दिया था कि आप ये पैसा जी गुप्ता से ले लीजिएगा। अगर जी गुप्ता पैसा नहीं देगा तो बोलो एम मेहता किसको बोलेगा, कतराक को बोलेगा कि जी गुप्ता को, क्योंकि कतराक का डेटर जी गुप्ता है। यहाँ पर कतराक का डेटर कौन है, जी गुप्ता, और कतराक का क्रेडिटर कौन है बोलो। कतराक का क्रेडिटर कौन है, एंडोर्समेंट एम तभी मेहता। होता है अगर कोई किसी का क्रेडिटर होता है। ठीक है, तो कतराक का क्रेडिटर था एम मेहता, तो एम मेहता को पैसा देने की जगह उसने बिल्स दे दिया। अब बिल से अगर एम मेहता को पैसा नहीं मिला तो वो किसको बोलेगा, वो जी गुप्ता को क्यों बोलेगा, क्योंकि वो जी गुप्ता को जानता भी नहीं है। वहां तो नाम लिखा हुआ है तो जी गुप्ता से पैसा मिलेगा बोल दिया। अगर मान लो तुम्हें मुझसे 10,000 मिलने वाला है, मैंने बोला कि मिस्टर ए से ये पैसा तुम्हें मिल जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है, तुमने बोला हाँ। अगर मिस्टर ए तुम्हें टाइम पे पैसा नहीं देगा, तुम मिस्टर ए को बोलोगे कि मुझे बोलोगे। मान लो मैंने तुमसे कुछ परचेस किया था 10,000 का, तो फिर तुम किसको इन्फॉर्म करोगे, ऑब्वियसली मुझे ही बोलोगे कि आपने जिससे पैसा देने का बात किया था वो पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर भी सेम है कि एम मेहता अगर पेमेंट नहीं रिसीव करता है तो वो ऑब्वियसली कतराक को ही बोलेगा कि मुझे पैसा नहीं मिला। तो फिर कतराक को क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो मैंने जिसको बोला था कि मिस्टर ए से तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया, तो मुझे तो तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा ना। तो मुझे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा तो हम दे देंगे, और हम अपना एंट्री क्या करेंगे कि मुझे मिस्टर ए से वो पैसा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे वो पैसा उससे मिलने वाला था। तो मैंने बोला सेम अमाउंट, मान लो मुझे मिस्टर ए से 10,000 मिलने वाला है, तुम्हें मुझसे 10,000 मिलने वाला है, तो मैंने बोला था मिस्टर ए को कि मुझे ना देके मेरा एक क्रेडिटर है उसको दे दो। अब वो अगर नहीं दिया तो मुझे तो तुम्हें देना पड़ेगा 10,000, और हम ये बोलेंगे कि मुझे वो पैसा जो है मिस्टर ए से बाद में रिकवर करना पड़ेगा, जब भी रिकवर होगा तब रिकवर करना पड़ेगा। ओके मैम।
रिन्यू नहीं होता है। ऑलवेज बिल रिन्यू तब होगा अगर कोई रिन्यू, जी गुप्ता अगर बोलेगा ही नहीं कि रिन्यू करो तो रिन्यू क्यों होगा? जी गुप्ता को बोलना पड़ेगा कि मेरा बिल रिन्यू करो, और रिन्यू करना मतलब रिन्यू का रिक्वेस्ट करने से ही नहीं होता है, जो ड्रॉयर है उसको भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, तभी रिन्यू होता है, अदरवाइज रिन्यू नहीं होता। ये डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब होता है कि वो पैसा दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब डिसऑनर का दो कारण होता है, मैंने लिखवाया हुआ है, एक होता है नॉन पेमेंट, एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस। ये नॉन पेमेंट का केस है। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कोई बिल, वो भी डिसऑनर होता है, लेकिन उसमें कोई एंट्री नहीं होता है। अगर किसी ने बिल एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया तो आगे का कोई प्रोसेस होगा ही नहीं। और नॉन पेमेंट का मतलब होता है ये वाला केस। जी गुप्ता ने नॉन पेमेंट करके डिसऑनर किया। रिन्यू कब होता है कि अगर कोई आके पहले ही बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तभी रिन्यू होता है। रिन्यू होगा ऐसा कंडीशन प्रैक्टिकली क्या होता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन में तो हमें बताएगा कि रिन्यू हो रहा है कि नहीं। अगर रिन्यू का बात होगा तभी रिन्यू होगा, अदरवाइज रिन्यू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि डिसऑनर का मतलब ही रिन्यू हो जाएगा। एक बार पहले का दो क्लास देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। अच्छा, अब देखो यहाँ पर डी दलाल रिटायर्स बिल 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतराक फॉर 10 डिस्काउंट। डी दलाल जो है उन्होंने रिटायर किया है एक बिल 2000 का, जो कि ड्रॉ किया गया था उन पे कतराक के तरफ से। तो बोलो कतराक के पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल? यहाँ दो पार्टी है, कतराक और दलाल। बोलो कतराक के पास क्या है? BR। BR, करेक्ट। और दलाल के पास क्या है? BP है, ठीक है। कितने का? बिल्स 2000। पेबल। हाँ, तो यहाँ पर रिटायर का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, बोलो रिटायर का मतलब क्या होता मैम है? जब ड्यू डेट से पहले पेमेंट मिल जाता है या फिर कोई पेमेंट कर देता है तो उसको हाँ, रिटायरमेंट। अगर टाइम के पहले ही कोई पेमेंट कर रहा है या किसी को रिसीव हो रहा है, दो काम ही होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट, ठीक है। तो 10 रुपए डिस्काउंट दिया गया, तो बोलो रिटायरमेंट जब बिल का हुआ तो हमें के कतराक के बुक्स में एंट्री करना है, तो कतराक को कितना पैसा मिला होगा? बोलो एंट्री तो ऐसे होगा सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बोलो रीबेट कितना मिला है? 10 रुपीज। बिल कितने का था? 2000। तो बोलो कितना पैसा मिला? माइनस करके ही तो बोल 1990 1990 being payment received from D Dalal against his acceptance for rupees 2000 and allowed rebate rupees 10, ठीक है। तो पेमेंट रिसिप्ट हुआ है कतराक को डी दलाल से, अगेंस्ट हिज एक्सेप्टेंस, हिज मतलब दलाल का बात हो रहा है, फॉर रुपीज 2000, और उनको रिबेट दिया गया है कतराक के तरफ से 10 रुपीज का, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। 4th नंबर वाला देखो इसमें क्या होता है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, ठीक है। अब दो पार्टी है, एक है कतराक, एक है पटेल। तो पहले लाइन से मुझे बोलो कतराक के पास क्या है और पटेल के पास क्या है, मतलब किसके पास BR है, किसके पास BP है? बोलो, अभी तुम लोग को लैंग्वेज मैंने सिखा दिया है कैसे कर। बीपी আছে আর প্যাটেলের কাছে বিএ। হ্যাঁ, कतराकेर কাছে BP আছে और पटेलेर কাছে BR আছে। अभी मैंने सिखा दिया तुम लोग को कितना बार कि एक्सेप्टेंस जो कर रहा है उसके पास BP होता है। 5000 अमाउंट तो मैं बता दिया का ही दिया। डिस्चार्ज बाय पटेल, ठीक है। कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000, डिस्चार्ज बाय पटेल, पटेल ने वो डिस्चार्ज किया है। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर सिमिलर अमाउंट बताते हैं। अब यहाँ पर और एक पार्टी आ गया
पहले मोदी बना लेते फिर हम बताते थे। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरा, ठीक है। अमाउंट जो है सिमिलर अमाउंट, मतलब मोदी के पास क्या है ये बताओ। सिमिलर अमाउंट है तो मैंने 5000 लिख दिया, हम पूरा ही समझाएंगे। पहले हम ये पूछना चाह रहे हैं इस लैंग्वेज से तुम लोग को क्या लगता है मोदी के पास क्या है, बीपी है कि बीआर है। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरा बोलो। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, ठीक है। मोदी के पास भी है बिल्स पेबल, ठीक है। अच्छा तो ये देखो कतराक के पास पटेल के नाम का है, मतलब देखो पटेल ने कतराक पे बिल ड्रॉ किया था, ठीक है, 5000 का। और मोदी ने एक्सेप्टेंस कर रखा है एक बीपी का जो कि कतराक का है। मतलब इस बिल का ड्रॉयर कौन है मुझे बोल सकते हो। यहाँ पर तो देखो ये ड्रॉई है, ये ड्रॉयर है, ये ड्रॉयर है, ठीक है। और ये कौन है, ड्रॉई, जिसके ऊपर बिल्स ड्रॉ हुआ। और ये जो 5000 का बिल्स पेबल है मोदी के पास सिमिलर अमाउंट का जो कतरा ने ड्रॉ किया है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है। मोदी जो है वो ड्रॉई है और कतराक जो है वो कौन है, ड्रॉयर है, ठीक है। मोदी जो है वो ड्रॉई है, कतराक जो है वो ड्रॉयर है। मतलब कतराक और मोदी में रिलेशन क्या है, कतराक ड्रॉयर, मोदी ड्रॉई। और कतराक और जो पी यानी पटेल में जो रिलेशन है उसका है कि कतराक ड्रॉई है और पी यानी पटेल जो है वो ड्रॉयर है, ठीक है। ये चार चीज निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला है, कतराक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल, हाँ बाई पटेल, ठीक है। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर सिमिलर अमाउंट, तो कतराक का जो एक्सेप्टेंस था पटेल के नाम का वो डिस्चार्ज कर दिया है। किसने डिस्चार्ज किया है, पटेल ने डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक है। पटेल ने डिस्चार्ज किया है। अच्छा कैसे डिस्चार्ज कर सकता है, क्योंकि डिस्चार्ज तो इसको करना था, कैसे किया है, बोल रहा है मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर सिमिलर अमाउंट। तो देखो एक्चुअली यहाँ पर कौन किसको पे करेगा, यहाँ पर कतराक को पे करना चाहिए था, ठीक है। पे करना चाहिए था किसको, जो है कतराक को, ठीक है। अब यहाँ पर एक एडजस्टमेंट कर दिया गया है। कैसा एडजस्टमेंट कर दिया गया है, बोल रहा है कि जो मोदी का एक्सेप्टेंस है कतराक का फॉर सिमिलर अमाउंट का डिस्चार्ज बाय पटेल, कतराक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल, पटेल ने वो डिस्चार्ज कर दिया है। यहाँ पर ना एक कॉमा होना चाहिए, डिस्चार्ज बाय पटेल मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर ए सिमिलर अमाउंट, ठीक है। देखो हम यहाँ पर पीछे तुम लोग को ड्रॉ करके पूरा बताते, एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ दिखाने से नहीं समझ में आएगा। चलो यहाँ पर दिखाते, 4th नंबर, ठीक है। यहाँ नीचे करते हैं, एंट्री तो एक ही लाइन का होने वाला है, यहाँ पर हम दिखाते कतराक, ठीक है। इनके पास है बिल्स पेबल, कितने का है, 5000 का, ठीक है। और ये बिल्स पेबल किसका है, पटेल का है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया पटेल, ठीक है। पटेल के पास बीआर है, यही 5000 वाला, ठीक है। इन दोनों में बिल्स ड्रॉ हुआ है। अच्छा और मोदी जो है इनके पास भी सेम अमाउंट का बीपी है 5000 वाला, ठीक है। और ये बीपी जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, देखो ये ऐसे रिलेटेड है, मतलब इनके पास ना एक, इनके पास एक बीआरबी है, ठीक है। इनके पास एक बीआरबी है, इनके एक हाथ में बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, एक हाथ में बिल्स पेबल है। बिल्स रिसीवेबल जो है वो मतलब जिनके ऊपर उन्होंने ड्रॉ किया है वो मोदी है, और जिनका बिल्स पेबल इन्होंने एक्सेप्ट किया है वो जो है वो पटेल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि बिल्स रिसीवेबल जो, देखो यहाँ पर बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर कतराक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल, ठीक है। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतराक फॉर ए सिमिलर अमाउंट। अब बोल रहा है कि पटेल की वजह से ये बीपी डिस्चार्ज हुआ, समझो बोल रहा है कि पटेल की वजह से ये बीपी डिस्चार्ज हुआ। कैसे हुआ, मोदी का जो एक्सेप्टेंस था सिमिलर अमाउंट का कतराक को लेके उसके थ्रू से डिस्चार्ज हुआ। मतलब जो मतलब बिल्स रिसीवेबल, ये देखो
कतराक को एक्चुअली पटेल को पेमेंट करना है, ठीक है। अगर वो पेमेंट नहीं करके बीपी देना चाहता है, देखो बीपी नहीं सॉरी बीआर देना चाहता है, तो वो कौन सा वाला बीआर दे सकता है? मोदी वाला बीआर दे सकता है। मतलब यहाँ ना क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पे किसको करना है, एक तो मोदी को पे करना पड़ेगा और दूसरा है कि कतराक को पे करना पड़ेगा, ठीक है। मोदी किसको पे करेगा? कतराक को। कतराक किसको पे करेगा? पटेल को। मतलब पेमेंट का सर्कल देखो, मोदी किसको पे करेगा? अगर करेगा बिल्स का अमाउंट तो कतराक को, और कतराक सेम अमाउंट किसको पे करेगा? पटेल को, ठीक है। मतलब पटेल को रिसीव होने वाला है हर हाल में। मोदी का 5,000 इधर आएगा, कतराक का 5,000 इधर चला जाएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ है, बोल रहा है कि बिल्स के थ्रू से जो है डिस्चार्ज हुआ है। ये लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी पेमेंट नहीं हुआ है, बोल रहा है मोदी का एक्सेप्टेंस जो है कतराक के नाम पे सिमिलर अमाउंट का, उसके थ्रू से पटेल का बिल डिस्चार्ज हो गया है। उसके थ्रू से पटेल का बिल डिस्चार्ज हो गया है। मतलब सीधा सा बात है कि कतराक ने पेमेंट तो नहीं किया है पटेल को, ठीक है। पटेल को क्या दिया है? बिल्स एंडोर्स कर दिया होगा, ठीक है। उसका मतलब उसने क्या किया है? बिल एंडोर्स कर दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पेमेंट का बात नहीं हुआ है, बोल रहा है कि डिस्चार्ज हो गया है, तो पटेल के थ्रू से डिस्चार्ज हो गया है। कैसे डिस्चार्ज हुआ देखो, अब कोई अपना लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज कर सकता है? बिल्स को एंडोर्स करके। समझो, कोई अपना लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज कर सकता है? अब हम कतराक पे ही क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि हमें कतराक की बुक्स में एंट्री करना है। तो कतराक क्या कर सकता है? पेमेंट के बिना अपना लाइबिलिटी कैसे कैंसिल कर सकता है? अपना बीआर को एंडोर्स करके, ठीक है। तो उसके पास जो बीआर है वो किसके नाम का है? वो मोदी के नाम का है, ठीक है। तो वो अपना बीआर अगर एंडोर्स करेगा तो उसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री होगा टू, अच्छा नीचे कर देते हैं, नहीं तो फिर से नहीं समझ में आएगा, तुम लोग को दिखेगा। यहाँ पर कर देते हैं साइड में, ठीक है। देखो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। टू बिल्स रिसीवेबल कितना? 5,000, ठीक है। अब देखो वो किसको डिस्चार्ज करने का सोचेगा? मोदी को तो नहीं सोचेगा, क्योंकि मोदी से तो उसे पेमेंट मिलने वाला है। तो उसने एक्चुअली क्या किया है? मोदी का जो बीआर है वो पटेल को एंडोर्स कर दिया है, ठीक है। मोदी का जो बीआर है वो पटेल को एंडोर्स कर दिया है और अपना बीपी को कैंसिल करवा लिया है। मतलब यहाँ पर एंट्री जो है वो ऐसा होगा, ये देखो बिल्स पेबल, यहाँ पर पटेल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे एंट्री होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। हम फिर से समझाते हैं, देखो देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं। जब कतराक ने बिल्स ड्रॉ किया, देखो कतराक ने क्या एंट्री किया होगा? पहले उसने ऐसे एंट्री किया होगा, बीआर टू मोदी, ठीक है। ये एक एंट्री क्या होगा? 5,000 से, ठीक है। जो कि हमें करने नहीं बोला है, हमें सिर्फ एंडोर्समेंट जो है ये सिंगल एंट्री करने के लिए दिखाया है, ठीक है। और एक एंट्री उसने किया होगा जब बिल एक्सेप्ट किया होगा, तब एंट्री ऐसे किया होगा, पटेल टू बीपी, ठीक है। पटेल टू बीपी, इसका मतलब है कि मोदी से 5,000 मिलेगा और पटेल को 5,000 देना पड़ेगा। वो क्या सेटिंग कर रहा है? वो बिल्स रिसीवेबल पटेल को दे रहा है, ठीक है। एंडोर्स कर दे रहा है, ठीक है। तो एंडोर्स करने से उसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा। तो एंट्री क्या होना चाहिए? ये देखो बीआर डेबिट था तो बीआर क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। बदले में वो अपना एक्सेप्टेंस को ही कैंसिल करवा ले रहा है, ठीक है। बदले में अपने एक्सेप्टेंस को कैंसिल करवा ले रहा है। कैसे कैंसिल करवा रहा है? देखो ये जो, इसका मतलब ये अगर फिर से एक बीआर एक्सेप्ट कर रहा है, सोचो इसके पास पटेल को अगर ये अपना बिल्स रिसीवेबल दे रहा है तो पटेल के पास कौन सा? ये वाला बिल्स रिसीवेबल वो पटेल को दे रहा है, ठीक है। ये देखो, तो पटेल के पास एक और बीआर आ जाएगा। सोचो पटेल के पास एक और बीआर आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है 5,000, और इस बीआर में क्या लिखा हुआ होगा पता है? इस बीआर में ये लिखा हुआ है, ये वाला बीआर है, लाइन देखो कि पैसा मोदी से लेना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मोदी से पेमेंट लेना है, ये वाले बीआर में। और ये बीआर करना पड़ेगा कैंसिल। सोचो पटेल को फिर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करना पड़ेगा? वो अपना ये बीआर को कैंसिल करेगा। मतलब उसे बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में बिल्स रिसीवेबल मिला, समझो, उसे बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में बिल्स रिसीवेबल मिला, पैसा नहीं मिला। ऐसा हम लोगों ने जो छोटा छोटा क्वेश्चन किया था वहां पर ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी हम फिर से बताते हैं, देखो पटेल अगर ये बीआर एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने
कतराक से क्या बोला कि ठीक है तुम्हारा बीपी हम कैंसिल कर देते हैं, तुम्हारा बीपी कैंसिल हो गया, बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा। बोला नहीं पैसा नहीं, हम बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं। कौन सा बिल्स रिसीवेबल, मोदी वाला बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो बीपी, तो कतराक क्या एंट्री करेगा, कतराक बोलेगा मेरा बिल्स पेएबल कैंसिल हो गया। ये देखो मैंने अभी भी क्रॉस लगाया, ठीक है। और कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि मैंने ये बीआर पटेल को दे दिया, ठीक है। तो बीपी कैंसिल हुआ थ्रू बीआर, तो इसका नरेशन ऐसे होगा, बीइंग बीआर फ्रॉम मोदी, मोदी से जो बीआर लिया था, ठीक है, मतलब मोदी के ऊपर जो बीआर ड्रॉ किया था, या फिर ऐसे फ्रॉम नहीं लिख के बीइंग बीआर ड्रॉन ऑन मोदी ऐसे लिखो, ड्रॉन ऑन मोदी, एंडोर्स टू पटेल, एंडोर्स टू पटेल इन सेटलमेंट ऑफ, इन सेटलमेंट ऑफ बीपी, ठीक है। बीपी को सेटलमेंट करने के लिए एंडोर्समेंट हुआ, ठीक है। तो हम फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। देखो फिर से बताते, कतराक का एक्सेप्टेंस था पटेल के लिए, ठीक है, मतलब कतराक के पास पटेल के नाम का बीपी था, तो इसमें लिखा हुआ था कि कतराक को पर्टिकुलर डेट पे 5000 पटेल को देना है, ठीक है। और ये डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, ये डिस्चार्ज कर दिया है पटेल ने, मतलब पटेल को पेमेंट कर दिया है कतराक ने। लेकिन कैसे पेमेंट किया है, क्या फिर ऐसे एंट्री होगा बीपी टू कैश, नहीं नहीं, कतराक ने पेमेंट नहीं किया है। कैसे करके फिर पटेल ने वो डिस्चार्ज किया, मतलब पटेल ने वो लाइबिलिटी कैसे खत्म किया, बोल रहा है मोदीज एक्सेप्टेंस जो था, मोदी का जो एक्सेप्टेंस था कतराक के लिए सिमिलर अमाउंट का, उसके थ्रू से, मतलब इसमें ये कहानी निकल के आता है कि मोदी से कतराक को जो 5000 मिलने वाला था उस पे एक बिल्स बना हुआ था, बिल्स रिसीवेबल। तो कतराक ने बोला ये बिल्स रिसीवेबल ले लो, पटेल को बोला, पटेल ने हाँ बोल दिया और डिस्चार्ज कर दिया उसका लाइबिलिटी। तो देखो कतराक का अगर बीपी डिस्चार्ज होता है तो बीपी तो भाई डेबिट होगा ही होगा। अगर वो पैसा देता तो ये सब झमेला ही नहीं था, टू कैश लिख देते। उसने पैसा नहीं दिया, बदले में क्या लिया, क्या एक्सेप्ट किया, उसने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया। कौन सा वाला, मोदी वाला। मतलब अभी ये सिचुएशन हो गया कि पटेल मोदी से 5000 ले लेगा, ठीक है। और अगर मोदी नहीं देता है फिर डिसऑनर का एंट्री, वो तो हमें करने नहीं बोला है, हमें सिर्फ बोला है कि इस इंसिडेंट पे कतराक के बुक्स में क्या एंट्री होगा, वही मैंने करके दिखाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल सकते हो लैंग्वेज की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ के आसानी से नहीं समझ में आता है कि इसमें बोला क्या है, ठीक है। तो इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, तो इसलिए मैंने भी 2-3 बार समझाया। आई होप कि तुम लोग को स्टोरी समझ में आया कि क्या हुआ। यहाँ पर बोला है कि ये देखो ये लैंग्वेज में ना डिस्चार्ज बाय पटेल, ये कंफ्यूजन होता है कि डिस्चार्ज बाय पटेल का मतलब क्या। पटेल ने जो है कतराक का बीपी डिस्चार्ज किया, कैसे किया, पैसा लेके कर सकता है, बोला नहीं पैसा नहीं, कतराक के पास एक बीआर था, किसके नाम का, मोदी के नाम का, वो बीआर उसको इंडोर्स कर दिया, मतलब बीपी कैंसिल हुआ बाय गिवन बीआर, ठीक है। तो बीपी टू बीआर एंट्री तो बहुत ही आसान है, लेकिन एंट्री करना क्या है वो समझना जरूरी है, ठीक है। एंट्री तो एक ही लाइन का है, लेकिन एंट्री को तो समझना भी पड़ेगा तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगा बीपी टू बीआर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला है, यही वाला लास्ट करेंगे। ऑन 1 Jan 2020 विलास ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 3 months ऑन एकनाथ, ठीक है। तो विलास ने 10,000 का बिल्स ड्रॉ किया है जो कि 3 months बाद पे करना है एकनाथ पे। एकनाथ ने एक्सेप्ट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन 4th March। एकनाथ रिटायर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एट ए डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम, मतलब टाइम से पहले पेमेंट कर दिया। यू आर आस्क्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, हमें एकनाथ की बुक्स में एंट्री दिखाने बोला है, ठीक है। तो एकनाथ के बुक्स में हम लोग एंट्री दिखा देते हैं, देखो ये आसान है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 5 इन द बुक्स ऑफ एकनाथ, इन द बुक्स ऑफ एकनाथ। अच्छा, एकनाथ तो जो है उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ हुआ है, ठीक है, और फिर उसने टाइम से पहले बिल का पेमेंट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब बिल ड्रॉ हुआ उसका एंट्री करेंगे 1120। यहाँ पर सेल परचेज कुछ नहीं बोला है, डायरेक्ट बिल्स का एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या नाम है, विलास, हाँ VILAS, अच्छा, विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000,
being BP accepted। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि कब पेमेंट कर दिया है, 4 मार्च 2020 को। तो 4 मार्च 20 को पेमेंट कर दिया है, तो एंट्री हो जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट, हम बीपी लिख रहे हैं शॉर्ट में, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश लिख सकते हो, टू रीबेट, इसे रीबेट भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको चाहो तो इंटरेस्ट भी लिखा जा सकता है, इसको चाहो तो डिस्काउंट भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा सकता, लेकिन प्रॉपर जो वर्ड है वो रीबेट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट डिस्काउंट दोनों लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर कितना हमें जो है डिस्काउंट मिलेगा, 12% पर एनम बेसिस पे मिल रहा है। यहाँ पर हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं रीबेट का अमाउंट कितना होगा। 10,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें पर मंथ का मिलेगा। और कितने दिन का हमें रिबेट मिलना चाहिए, मतलब एक नाथ को कितने दिन का रिबेट मिलना चाहिए। इनका बिल 3 मंथ्स का था, तो 1 जन से लेके 1 फेब से लेके 1 मार्च, और 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक होता है 1 मंथ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, 4 मार्च को पेमेंट किया है, ठीक है। आप देखो, अब तुम लोग बोलोगे कि फिर मेरा तो ये पूरा जो है 1 मंथ नहीं होगा, क्योंकि ये 4 मार्च को हुआ है, तो 3 दिन वहां पर एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। एक्चुअली देखो क्या होता है, इस तरीके का जब कैलकुलेशन है ना, तो यहाँ पर देखो अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो फिर 3 दिन का ग्रेस तो होगा नहीं। अगर 3 दिन का ग्रेस नहीं है तो मुझे फिर कैलकुलेशन करना चाहिए 4 मार्च से 1 अप्रैल तक का, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 4 मार्च से 1 अप्रैल तक का अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे 30 डेज में जो है कुछ दिन कम होगा, ठीक है। 30 डेज में कुछ दिन कम होगा। लेकिन क्या है ना कि अगर तुम लोग कोई भी कैलकुलेशन देखोगे तो वहां पर इसको ना ओवरऑल 1 मंथ ही लिया जाता है, ठीक है। इसमें और वो डेज का कैलकुलेशन नहीं होता है। मतलब देखो, वैसे तो ये चीज अगर बोले तो थोड़ा सा मतलब अजीब ही लगेगा कि हम कहीं पर 4 मार्च कंसिडर करेंगे, कहीं पर नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके के कैलकुलेशन में ना हमें 1 मंथ ही लेना पड़ता है। जैसे देखो, ये वाला कैलकुलेशन में मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोला कि ग्रेस यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, इसलिए मैंने 1 मंथ बोला था, 1 मंथ 3 डेज नहीं बोला था। एक्चुअली ये जो रिबेट का सिस्टम है ना, इसमें वो डेज का जो है कैलकुलेशन उसे इग्नोर ही कर देना चाहिए हमें, ठीक है। डेज का कैलकुलेशन से तुम लोग आंसर नहीं ला पाओगे, आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, आंसर जो भी आएगा उससे माइनस करके लिखोगे तो हो जाएगा। लेकिन हर एक कैलकुलेशन का एक सिस्टम होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो नॉर्मली सिस्टम ये है कि तुम लोग देख सकते हो अपना जो कैलकुलेशन जो होगा वो कैसे होगा, कि हम लोग का यहाँ पर जो डेज है उसको इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन हो सकता था 1 मंथ 3 डेज का, ठीक है। और अभी जो मेरा क्वेश्चन है उसमें मेरा 1 मंथ में मतलब 1 मंथ यानी 30 डेज अगर है तो उसमें मेरा 3 दिन कम यानी कि 27 डेज होगा। तो ये सब में हमें जाने का जरूरत नहीं है जब हम लोग डिस्काउंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर वो 3 डेज ग्रेस के चक्कर में हमारा 3 दिन कम या ज्यादा हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पर भी 3 दिन हम लोगों का एक्स्ट्रा हो रहा था, बट मैंने वो नहीं दिखाने के लिए बोला। यहाँ पर भी देखो, क्योंकि 4 मार्च दे दिया है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग 1 अप्रैल तक काउंट करते हैं तो वो 1 मंथ से कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है 1 मंथ ही इसका कैलकुलेशन लेंगे, ठीक है। उसमें डेज को इग्नोर करो। तो इसमें हम लोग ऐसे मान लेंगे, इसमें फिर हम लोग ऐसे मान लेंगे कि हम लोग का जो मैच्योरिटी डेट है वो तो एक्चुअली हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, 1 अप्रैल में 3 दिन ग्रेस ऐड करके 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को करना चाहिए था, 4 मार्च को कर दिया, तो मेरा कितना हो गया 1 मंथ। तो मुझे यहाँ पर डेज को इग्नोर करना है। अब इग्नोर करने के लिए मुझे अगर कहीं मैच्योरिटी डेट कंसीडर करना पड़ा तो वो करेंगे, और अगर मुझे यहाँ पर ड्यू डेट कंसीडर करने से फुल्ली 1 मंथ मिल रहा था, हम ड्यू डेट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से कैलकुलेशन किया गया है। बाकी अगर प्रैक्टिकली बोलो तो मेरे हिसाब से मैच्योरिटी डेट को लेके इसे 1 मंथ 3 डेज करना चाहिए और इसे 1 मंथ करना चाहिए, ये ज्यादा सही होता है। लेकिन अब कुछ कुछ कैलकुलेशन हमें जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 1 मंथ, ठीक है। मैंने पूरा 1 मंथ दिखा दिया, और यहाँ पर मैंने वो 3 मैम डेज को कंसिडर नहीं किया। हाँ बोलो। ম্যাম বলছি 4th আমরা মানে এই গ্রেসটা কনসিডার করলাম কারণ ওখানে 4th মার্চে ডেট ছিল, আর এখানে যদি আমরা গ্রেসটা অ্যাড করি তাহলে 4th এপ্রিল হয়, তাহলে 1 মান্থ আসবে বলে ওই জন্য কি আমরা গ্রেসটা কনসিডার করলাম। হ্যাঁ ওটাই বলছি তো, কি আমার
প্রপার 1 মান্থ আসবে সেটারই আমি চেষ্টা করব। ওখানে ডেজের ক্যালকুলেশনটাকে আমরা ইগনোর করব, ঠিক আছে? তাহলে আমার যদি ডিউ ডেট নিলে ডেজ আসে, তাহলে আমি ডিউ ডেট নেব না, আমি গ্রেস অ্যাড করে নেব। যদি আমার ডিউ ডেট না নিয়ে ম্যাচুরিটি ডেট নিলে আমার যদি 1 मंथ আসে তাহলে আমি मैच्योरिटी डेट টাকে कंसीडर করব। ठीक है, देखो हम बोल दे रहे हैं फिर से, मुझे Okay, यहाँ ma'am. पर ना प्रॉपर मंथ लेना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो, अदरवाइज पॉइंट पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपरली मंथ में आंसर लाने के लिए अगर मुझे कहीं ड्यू डेट से कैलकुलेशन लेना पड़ रहा है जिसमें मेरा प्रॉपर 1 मंथ आ रहा है तो हम ड्यू डेट से लेंगे। अगर मैच्योरिटी डेट से लेने से प्रॉपर 1 मंथ आ रहा है तो मैच्योरिटी डेट से लेंगे, क्योंकि इसका ना कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं बताया। लेकिन तुम लोग कोई भी क्वेश्चन लेके देखना, वहां पर जो है प्रॉपर मंथ ही लिया जा रहा है, 1 मंथ 3 डेज या फिर 3 डेज कम, ऐसा कंसीडर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर तुम लोग 1 अप्रैल से मतलब 4 मार्च से 1 अप्रैल तक काउंट करोगे तो तुम लोग का 1 मंथ तो नहीं हो रहा है ना, 1 मंथ में जो है 3 दिन कम हो जाएगा, तो वो कंसीडर नहीं करना है। तो तब तुम लोग इसको मैच्योरिटी डेट सोच लेना, मतलब 4 अप्रैल को पेमेंट करना था, कर रहा है 4 मार्च को, तो यहाँ पर हमें 1 मंथ लेना चाहिए। ठीक है, तो 1 मंथ लेने से ये हम लोग का 100 हो जाएगा। ये देखो रिबेट 100। अच्छा, बीपी कितने का था? 10,000 का था, यहाँ से 100 माइनस करोगे तो 9900 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बीइंग रिटायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस 1 मंथ बिफोर मैच्योरिटी, इंटरेस्ट अलाउड या फिर रिबेट अलाउड, जो भी लिख सकते हो, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, तो रिबेट मिल गया 12% पर एनम। ठीक है, अच्छा अब ये वाला तो हम लोग का कंप्लीट हुआ, 5th नंबर वाला। और देखो इसके बाद जो 6th नंबर वाला क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन ही दिया है, विलास की बुक्स में एंट्री करने बोला है। तुम लोग देख सकते हो सेम क्वेश्चन दिया है और इन द बुक्स ऑफ विलास, मतलब वो ऊपर ही बोल देता तो ज्यादा अच्छा होता। चलो सेम क्वेश्चन है तो इसीलिए हम करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसी क्वेश्चन का इन द बुक्स ऑफ विलास करना है। ठीक है, तो हम वो दिखा देते। देखो ये कोई मतलब ज्यादा दिक्कत वाला बात तो है नहीं। तो सबसे पहले बिल ड्रॉ करवाएंगे विलास से, तो बिल ड्रॉ का एंट्री हो जाएगा BR टू एकनाथ। ठीक है, ম্যাম এটা ইলাস্ট্রেশন 6টা তো? हाँ, being bills drawn। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद 4 मार्च को रिसीव कर रहा है पेमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीपेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वही सेम है 9900, इधर 100 और इधर 10,000। बीइंग retirement of bill due for maturity on 4th April by एकनाथ। इसलिए देखो मैंने मैच्योरिटी लैंग्वेज लिखा है 4th अप्रैल लिया ताकि मेरा कैलकुलेशन 1 मंथ का है। 4th अप्रैल बाय एकनाथ, 1 मंथ बिफोर maturity, rebate being given 12% पर एनम। ठीक है, नैरेशन तुम लोग लिख ही सकते हो। ठीक है, जैसा तुम लोग लिखना चाहो अपने हिसाब से नैरेशन लिख सकते हो। ये इलास्ट्रेशन वैसे 6 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ था इन द बुक्स ऑफ एकनाथ और विलास, तो मैंने ये वाला भी करवा दिया। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है तुम लोग खुद से भी मतलब तुम लोग देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज बस इतना ही कर। ম্যাম একনাথের বুকসের ফার্স্ট এন্ট্রিটা দেখাবেন একবার? देखिए, ठीक है।